आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जानकारी जोन पर। मैं अजीत प्रकाश लेके आया हूं एक और इतिहास के अहम पहलुओं में से एक महात्मा गांधी का संपूर्ण बायोग्राफी। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सहयोग करेंगे। यदि संपूर्ण सटीक सरल सहज जानकारी चाहिए तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े कुछ सुने अनसुने पहलुओं को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे में जो यह आपको चित्र दिख रहा होगा, यह चित्र है हमारे प्यारे न्यारे बापू महात्मा गांधी, जिन्हें प्यार से हम लोग बापू कहते हैं। तो आइए देखते हैं महात्मा गांधी का संपूर्ण बायोग्राफी। तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में बताने का प्रयास करते हैं, उसके बाद डिटेल से चलेंगे। तो महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। जन्म स्थान पोरबंदर, जो कि गुजरात के अंतर्गत पड़ता है, भारत। मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। मृत्यु स्थान बिरला भवन, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। संतान तो हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। और आगे बढ़ते हैं, लिखे हैं कि स्मारक, इनका जो स्मारक है वो राजघाट दिल्ली में है। आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। इनका जो योगदान है वो है भारत की स्वतंत्रता में अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करके आजादी दिलाना। एक बार आप लोग इसको फिर से देखने का प्रयास करेंगे। हमने लिखा कि पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में जो स्थित है। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। मृत्यु स्थान बिरला भवन, जो नई दिल्ली में स्थित है। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। संतान हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। स्मारक जो समाधि स्थल है वो राजघाट दिल्ली में है। और इसका योगदान क्या है कि भारत की स्वतंत्रता में इनका अहम योगदान है न, और अहिंसक रूप से स्वतंत्रता में इनका योगदान है। तो आइए हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी के जीवन का संपूर्ण बायोग्राफी, संपूर्ण जीवनी। तो हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लिखे हैं कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी का पूरा नाम यदि पूछ दे आपसे तो क्या जवाब देंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जो जन्म हुआ, इनका जन्म कब हुआ तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। कहां हुआ? तो गुजरात के पास एक पोरबंदर नामक स्थान है, वहीं पर इनका जन्म हुआ। इनके जो पिता थे वो कौन थे? तो इनके पिता करमचंद गांधी थे। इनके पिता कौन थे? करमचंद गांधी थे, जो राजकोट में दीवान यानी प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे। और उनका जो स्वभाव था, स्व मतलब खुद का, भाव मतलब भावना, यानी कि उनका जो भावना था, उनका जो स्वभाव था वो सत्यवादी थे, यानी सत्य बोलने वाले थे। निर्भीक थे, मतलब नहीं, भीक मतलब डरना, मतलब जो किसी से डरते नहीं थे। और दयावान थे, यानी कि दया की प्रवृत्ति रखते थे। फिर से मैं बतला दूं कि महात्मा गांधी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी थे, जो राजकोट में दीवान के पद पर कार्यरत थे। उनका जो स्वभाव था वो सत्य बोलने वाले थे, निर्भीक स्वभाव के व्यक्ति थे और दया की भावना रखते थे। इनकी जो माता थी ना वो पुतली बाई थी, और पुतली बाई
जिनके पिता का नाम क्या था? उत्तम चंद गांधी। यानी महात्मा गांधी के नाना जी जो हुए, महात्मा गांधी के नाना जी का नाम था उत्तम चंद गांधी। और पुतली बाई की मां यानी महात्मा गांधी के जो नानी थी महात्मा गांधी की, उनका नाम लक्ष्मी गांधी। तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे कि महात्मा गांधी के नाना जी जो थे वो उत्तम चंद गांधी थे और उनकी जो नानी मां थी वो लक्ष्मी गांधी थी। लिखे हैं जो करमचंद गांधी जी की चौथी पत्नी थी। कौन? पुतली बाई। पुतली बाई करमचंद गांधी जी की चौथी पत्नी थी। या इसका मतलब यह हुआ कि महात्मा गांधी जी के जो पिताजी थे करमचंद गांधी, उनकी कुल 4 शादियां हुई, जिनमें से चौथी पत्नी थी कौन? पुतली बाई। तो आप पूछेंगे पहली 3 पत्नी का क्या हुआ? तो चलिए हम लोग उनकी पहली 3 पत्नी को देखते हैं। लिखे हैं कि उनकी पहली 3 पत्नियां प्रसव के समय यानी बच्चे को जन्म देते समय मर गई थी और उनकी पहली 3 शादियां उनकी पत्नियों की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई। कहने का मतलब महात्मा गांधी के पिता जो थे करमचंद गांधी, उनकी 3 पत्नियां प्रसव पीड़ा के दौरान मर जाती हैं और उनकी पत्नियों के मरने के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। जिनमें से 2 पत्नियों की 2 बेटियों थी। मतलब उनकी जो 2 पत्नियां थी वो 2 बेटियों को जन्म दी थी, ये पहले की बात है। लेकिन तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, वह दोनों बेटियां भी मर जाती है। बाद में उन्होंने 1857 ईस्वी में पुतली बाई गांधी से शादी की। मतलब महात्मा गांधी के पिताजी 1857 ईस्वी में उनकी माता पुतली बाई गांधी से शादी किए और यह शादी जो है जब तक वह जीवित रहे तब तक चला। यानी कि उनकी शादी 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु तक चली। यानी कि जब तक करमचंद गांधी जीवित रहे तब तक उनका यह चौथा वैवाहिक जीवन चला। फिर से मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी अपने पिता करमचंद गांधी के चौथी पत्नी के सबसे छोटे संतान थे। उनकी जो पहली करमचंद गांधी की जो पहली 3 पत्नियां थी वो प्रसव के दौरान मर जाती हैं, जिनमें 2 बेटी हुआ वह भी मर ही जाती है। मतलब अब इनका जो जीवन में उनका कोई योगदान नहीं रहता। अब केवल इनका जो विवाह होता है वह 1857 में पुतली बाई गांधी से होता है और उनका यह जो है वैवाहिक जीवन 1885 तक चलता है जब उनकी मृत्यु होती है। लिखे हैं कि मोहनदास अपने पिता की चौथी पत्नी की अंतिम संतान थे और यदि उनमें देखा जाए तो उनकी एक बड़ी बहन थी। नाम क्या है उनका? नाम है रलियत। महात्मा गांधी की बहन का क्या नाम है? रलियत। ध्यान में रखेंगे, कहीं कहीं पूछ देता है महात्मा गांधी की बड़ी बहन का क्या नाम है? रलियत। और उनके 2 बड़े भाई थे, एक का नाम था लक्ष्मीदास और एक का नाम था कृष्णदास। और सबसे अंतिम महात्मा गांधी थे, मैंने आपको बताया ही। तो महात्मा गांधी के पिता जो थे करमचंद गांधी, उनका और पुतली बाई यानी महात्मा गांधी की मां से जो संतान हुआ वो कुल 4 संतान हुए, जिसमें से एक बड़ी बहन रलियत थी और 2 बड़े भाई लक्ष्मीदास और कृष्णदास थे। लिखे हैं कि उनके पिता करमचंद गांधी सनातन धर्म पंसारी जाति से संबंध रखते थे। इनका जो महात्मा गांधी यदि पूछ दे आपको कि किस जाति से संबंध रखते थे तो आपको जवाब देना है। क्या जवाब देना है आपको? कि ये जो थे ये पंसारी जाति से संबंध रखते थे। देखिएगा कि हम लिखे हैं आपको कि गुजराती भाषा में गांधी का अर्थ पंसारी होता है। यानी कि आप जो देख रहे हैं महात्मा गांधी के नाम में या इन लोगों के नाम में जो गांधी शब्द दिख रहे हैं, यह उनका जो जात है जिससे वो संबंधित थे वह इनका टाइटल है पंसारी। तो पंसारी को गुजराती में जो है गांधी कहा जाता है, इसीलिए वो लोग अपने नाम के पीछे गांधी लगाते हैं। लिखे हैं जबकि हिंदी भाषा में आप जाइएगा तो गांधी शब्द का अर्थ होता है इत्र बेचने वाला, यानी कि परफ्यूमर, जो परफ्यूम बेचता है। अंग्रेजी में उसको हम लोग परफ्यूमर भी कहते हैं। लिखे हैं कि गांधी की मां पुतली बाई जो थी वह अत्यधिक धार्मिक स्वभाव वाली
महिला थी, यानी कि पूजा पाठ में उनको अत्यधिक बिलीव था, विश्वास था। और पुतली बाई का जो दिनचर्या था वह घर और मंदिर के बीच में बटा हुआ था। यानी कि पुतली बाई का जो जीवन है वह घरेलू काम और भक्ति में लगा हुआ रहता था। लिखे हैं कि वह नियमित, कौन? तो पुतली बाई नियमित यानी प्रतिदिन जो है नियमित मतलब जो है निश्चित समय से वह जो है उपवास रखती थी। और अपने परिवार में यदि कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी सेवा सुरवा भी वह दिन रात एक करके किया करती थी। यानी कि पुतली बाई जो है वह धार्मिक स्वभाव वाली महिला थी। उनका जो दैनिक दिनचर्या था वह घरेलू काम और भक्ति में बटा हुआ था। मैंने बताया आपको वह नियमित रूप से जो है उपवास भी रखा करती थी। साथ ही साथ यदि घर में कोई बीमार पड़ जाए तो वह उसका सेवा करने में अपना सर्वस्व लगा देती थी। लिखे है कि मोहनदास का लालन पालन वैष्णव मत, यानी कि मत मतलब क्या होता है? मत मतलब विचार, यानी कि वैष्णव परिवार के हिसाब से इनका लालन पालन हुआ और उन पर कठिन नीतियों वाले जैन धर्म का काफी गहरा प्रभाव पड़ा। लिखे हैं जिसके मुख्य सिद्धांत क्या थे? अहिंसा। यदि आप जैन धर्म के विषय में जाने होंगे, नहीं तो मैं आपको निश्चित इस पे पढ़ाऊंगा, जब महावीर स्वामी के विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो अहिंसा जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है, जो महात्मा गांधी के जीवन में आपको कूट कूट कर देखने को मिलेगा। उनका जो भी आप देखे होंगे कि उनके द्वारा जो भी चलाया गया आंदोलन था उसमें अहिंसा सर्वप्रमुख था। एवं विश्व की सभी वस्तुओं को वह शाश्वत यानी कि जीवित मानते थे। इसीलिए वो किसी को कष्ट देना या किसी को मारना पसंद नहीं करते थे। लिखे हैं इस प्रकार उन्होंने स्वाभाविक रूप से अहिंसा, शाकाहार और आत्मशुद्धि के लिए उपवास और विभिन्न पंथों को मानने वाले लोगों के बीच परस्पर सहिष्णुता को अपनाया। यानी कि महात्मा गांधी के जीवन में जो आप अहिंसा देख रहे हैं वह जैन धर्म का प्रभाव है। शाकाहार देख रहे हैं यानी कि शाक का यानी साग सब्जी का आहार करना, तो वो उसके जो है जैन धर्म को आप देख सकते हैं। आत्मशुद्धि के लिए उपवास करना, यह भी आप वहां से देख सकते हैं। अर्थात जैन धर्म का उस पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी जो अलग अलग धर्म को, अलग अलग पंथ को मानने वाले, पंथ मतलब राह रास्ता, जो अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले लोगों के बीच सहिष्णुता मतलब साथ मिलजुल कर रहने की भावना को अपनाया। अब हम लोग चलते हैं महात्मा गांधी के शिक्षा की ओर। लिखे हैं कि गांधी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह राजकोट में एक स्कूल है, नाम है अल्फ्रेड स्कूल। क्या नाम है? अल्फ्रेड स्कूल। महात्मा गांधी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वह राजकोट में ही अल्फ्रेड स्कूल में हुई। और मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी एक औसत विद्यार्थी थे, यानी कि वो पढ़ने में बहुत बेहतर नहीं थे। लिखे हैं हालांकि उन्हें यदा कदा मतलब कभी कभी पुरस्कार और छात्रवृत्ति भी मिला है, लेकिन वो पढ़ने में काफी बेहतरीन स्टूडेंट में से नहीं थे। लिखे हैं वह पढ़ाई वह खेल दोनों में ही तेज नहीं थे। वह जो है अपने बीमार पिता की सेवा करना, घरेलू काम में मां का हाथ बटाना और यदि समय बचे तो दूर तक अकेले सैर यानी घूमने पर निकल जाना, यह उनके दिनचर्या में शामिल था। यानी महात्मा गांधी पढ़ाई से ज्यादा इन सभी कामों पर उनका ज्यादा मन लगता था। महात्मा गांधी न पढ़ने में अच्छे थे, न वह खेल में विशेष रुचि रखते थे। वह अपनी पिता की सेवा, वह अपने माँ की कामों में हाथ बटाना और अकेले में सैर यानी घूमने पर निकल जाने में उन्हें बहुत मजा आता था। लिखे हैं गांधी जी जब केवल 13 वर्ष के थे तो स्कूल में जब वो पढ़ते थे उसी वक्त पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री, नाम है कस्तूरबा, कस्तूरबा के साथ उनका जो है विवाह कर दिया गया। यानी महात्मा गांधी की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? कस्तूरबा। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और आप यह भी ध्यान रखेंगे कि उस समय महात्मा गांधी का जो उम्र था वह केवल 13 वर्ष था। लिखे हैं गांधी जी बाल विवाह के कड़वे अनुभव का भी सामना किया। यानी कि बचपन में शादी करने से क्या क्या नुकसान है, क्या क्या जिम्मेदारियां समय से पहले आ जाती है,
इनका आभास महात्मा गांधी को हो चुका था। लिखे 1857 ईस्वी में दास ने जैसे तैसे बंबई यूनिवर्सिटी की मैट्रिक की परीक्षा में पास की। यानी कि महात्मा गांधी 1887 में मैट्रिक परीक्षा पास हुए, और कहां से? तो बंबई यूनिवर्सिटी से। जैसे तैसे यानी उसका जो मार्क्स, जो रिजल्ट था वो बेहतर नहीं था। और लिखे हैं कि भावनगर स्थित श्यामल दास कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया यानी एडमिशन लिया। मैट्रिक पास करने के बाद श्यामल दास कॉलेज जो भावनगर में स्थित है, गुजरात में ही, वहां उनका एडमिशन होता है। लिखे हैं अचानक गुजराती से अंग्रेजी भाषा में जाने से उन्हें जो है व्याख्यानों को समझने में कुछ दिक्कत होने लगी। यानी महात्मा गांधी जो गुजराती भाषा को में ज्यादा कंफर्टेबल थे, जब वह डायरेक्ट कॉलेज में आते हैं, जब वहां उन्हें अंग्रेजी भाषा का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना होता है। लिखे हैं कि इस बीच उनके परिवार में उनके भविष्य को लेकर चर्चाएं चल रही थी। क्यों चर्चाएं चल रही थी? क्योंकि महात्मा गांधी न पढ़ने में अच्छे थे, न और कोई एक्टिविटी में वो बेहतर थे। उनके परिवार में उनके भविष्य को लेकर के काफी लोग चिंतित थे। लिखे हैं कि अगर निर्णय उन पर छोड़ा जाता, यदि महात्मा गांधी पे छोड़ा जाता कि भाई आप क्या बनना चाहते हैं, तो महात्मा गांधी डॉक्टर बनना चाहते थे। महात्मा गांधी क्या बनना चाहते थे? डॉक्टर बनना चाहते थे। और क्यों नहीं बनना चाहते थे? लॉजिक देखिए कितना जबरदस्त दिया है। उन्होंने लॉजिक दिया कि लेकिन वैष्णव परिवार में चीड़ फाड़ की इजाजत नहीं थी, इसलिए वे डॉक्टर नहीं बने। ये नहीं बोलने को पढ़ने में अच्छे नहीं थे, अंग्रेजी में दिक्कत था, ये बोले कि वैष्णव परिवार में जन्म हुआ तो चीड़ फाड़ का उसको इजाजत नहीं था, इसलिए वे डॉक्टर नहीं बने। लिखे हैं साथ ही यह भी स्पष्ट था, यानी साफ था कि यदि उन्हें गुजरात के किसी राजघराने में उच्च पद प्राप्त करने की पारिवारिक परंपरा निभानी है, तो उन्हें बैरिस्टर बनना पड़ेगा, यानी वकालत करना पड़ेगा। किसको? महात्मा गांधी को। वो चाहते थे यदि उनके पिताजी कहीं किसी बड़े घराने में उसको लगा दे, तो उनके लिए उनके पास वकालत का डिग्री होना जरूरी था। और ऐसे में गांधी जी को 4 सितंबर 1888 ईस्वी को कहां जाना पड़ा? इंग्लैंड जाना पड़ा, या इंग्लैंड जाने का उन्होंने प्रस्ताव रखा। गांधी जी काफी खुश थे, यूं भी गांधी जी का मन उनके श्यामलदास कॉलेज में कुछ खास नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को सहज यानी बड़े ही आसानी से मान लिया, और गांधी जी का नाम श्यामल दास कॉलेज से हटा करके अब गांधी जी कहां जा रहे हैं? इंग्लैंड जा रहे हैं। उनके युवा मन में, जब वो युवा थे, तो इंग्लैंड की छवि दार्शनिकों और कवियों की भूमि संपूर्ण सभ्यता के केंद्र के रूप में थी न, वो वहां जाना चाहते थे, वहां की सभ्यता, वहां के कल्चर को देखना चाहते थे। वहां का जो वर्णन उन्होंने सुना, इससे वो काफी प्रभावित थे। इंग्लैंड पहुंचने के 10 दिन बाद, मतलब जब वह इंग्लैंड पहुंचे तो 10 दिनों तक वह घूमते फिरते रहे। उसके बाद लंदन, जो इंग्लैंड में स्थित है, के इनर टेम्पल कानून महाविद्यालय में दाखिल ले लिया। यानी महात्मा गांधी ने वकालत कहां से की? इनर टेम्पल कानून विश्वविद्यालय से। ध्यान रखिएगा, जो कहां पे स्थित है? तो लंदन में स्थित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा देखिएगा, लिखे हैं कि महात्मा गांधी की राजनीतिक जीवन के विषय में अब हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन कैसा था। लिखे हैं कि सन 1893 ईस्वी में लगभग 24 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी कहां गए? दक्षिण अफ्रीका गए। यह सवाल कई बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में। उस समय उसकी आयु कितनी थी? लगभग 24 वर्ष थी। लिखे हैं कि दक्षिण अफ्रीका के शहर डरबन के एक व्यापारी जो भारतीय मूल के थे, भारत के रहने वाले थे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम अब्दुल्ला था, उनके बुलावे पर ही महात्मा गांधी डरबन शहर गए। डरबन जो कि कहां स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। लिखे हैं कि यह भी सवाल पूछता कि महात्मा गांधी किसके बुलावे पर दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो नाम क्या हो जाएगा? अब्दुल्ला।
अब्दुल्ला कौन थे? भारतीय मूल के थे, जो वहां पे व्यापारी की भूमिका में थे। लिखे दक्षिण अफ्रीका में बहुत से भारतीय रहते थे, जो कृषक श्रमिक मतलब खेती में मजदूरी का काम करते थे, कुछ लोग व्यापारी का काम करते थे। लिखे हैं इन भारतीय कृषक श्रमिक तथा व्यापारियों के साथ गोरे लोग क्या करते थे? काफी अत्याचार करते थे। आपने देखा होगा मर्द टांगा वाला में अमिताभ बच्चन जब वो एक बार में जा रहे थे, वहां लिखा हुआ था ब्लैक डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, मतलब काला कुत्ता और भारतीय को जाना मना है। नहीं, इस तरह से वहां काफी भेदभाव हुआ करता था। आगे लिखे हैं महात्मा गांधी को स्वयं भी नस्लवाद का शिकार होना पड़ा, यानी कि काले होने का वो लोग भारतीयों को काले कहते थे, इनका उन्हें सामना करना पड़ा। कब करना पड़ा? लिखे जब वह प्रिटोरिया जो कि शहर है दक्षिण अफ्रीका का, प्रिटोरिया जब वो जा रहे थे, उसी समय उनके पास ट्रेन में प्रथम श्रेणी के डिब्बे का टिकट होने के बावजूद ही जबरदस्ती उसको अपमानित करके उतार दिया गया, और इसलिए उतार दिया गया क्योंकि वे भारतीय मूल के थे। लिखे दक्षिण अफ्रीका में कई कटु अनुभवों का सामना करने के बाद महात्मा गांधी वहां रह रहे भारतीयों के साथ जो अन्याय कर रहा था, जो वहां की दक्षिण अफ्रीकी सरकार थी, तो उन्होंने भारतीय जनता से अपील किया, निवेदन किया कि वो क्या करे? अन्याय और अत्याचार का डटकर मुकाबला करे। यानी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों से अपील किए कि आप इस दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा जो किया जा रहा अन्याय है, उसका आप डट करके मुकाबला कीजिए। सन 1894 ईस्वी में वहां उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम है नेटाल भारतीय कांग्रेस। यह भी पूछ सकता है नेटाल भारतीय कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने। कब की? 1894 में। कहां की? दक्षिण अफ्रीका में। लिखे और एक इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्रिका भी निकाला, जो माध्यम था महात्मा गांधी की भावनाओं को दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय लोगों का तक पहुंचाना। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक समाचार पत्रिका भी निकाला, जिनका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। यह भी पूछ देगा इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। कब किया? 1894 में किया। कहां किया? दक्षिण अफ्रीका में किया। लिखिए सन 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीकी सरकार जो थी वह एक नया कानून लाई। इसके तहत क्या था कि जो भी भारतीय है उसको पंजीकरण यानी कि दक्षिण अफ्रीका में रजिस्ट्रेशन कराना और परिचय पत्र को हमेशा अपने पास रखना, ऐसा कानून बना दिया था। फिर मैं आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने क्या किया? 1906 में एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को उनका नाम का पंजीकरण करवाना, दर्ज करवाना और हमेशा साथ में उसका आईडी कार्ड को रखना अनिवार्य कर दिया गया। तो लिखे हैं इस कानून की सर्वत्र मतलब सभी जगहों पर निंदा की गई। गांधी जी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह किया। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, यानी निवेदन किया, सत्याग्रह किया। उन पर बहुत सारे अत्याचार किया गया। किन पर? गांधी जी पर। उन्हें जेल में भी रखा गया, परंतु उन्होंने अपनी नैतिक शक्ति जो थी वह उन्होंने नहीं छोड़ी, और गांधी जी का यह सत्याग्रह तीव्र गति से भारतीयों में फैलता चला गया। बहुत सारे भारतीय महात्मा गांधी का साथ देने लगे। इस तरह उन्होंने नैतिक शक्ति से माध्यम से जनता के मन में सरकार के प्रति जो डर था, उस डर को निकालने का काम किया। लिखे हैं कि उनसे नैतिक शास्त्र से लड़ने का जज्बा पैदा कर दिया। सन 1908 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने भारतीयों के दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रवेश पर रोक लगा दिया। जो लोग पहले से दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे उनको भी वहां से निकालने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था, नीति बनाया जा रहा था। पुनः गांधी जी ने सत्याग्रह आरंभ कर दिए, उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया, और विरोध बढ़ने पर जब भारतीय जनता उसके समर्थन में
नारा क्या कहते हैं, महात्मा गांधी के समर्थन में रोड पे आ गए, सरकार का खुलकर विरोध करने लगे, तो उनको दोबारा से जेल से रिहा कर दिया गया। वहां रह रहे भारतीयों का काम तथा व्यवसाय बंद हो गया, क्योंकि जो लोग महात्मा गांधी का साथ दे रहे थे, जो वहां की अफ्रीकी सरकार थी, वह उस पर अत्याचार कर रही थी, उनके व्यापार को बाधित कर रही थी, उनके काम रोजगार को। गांधी जी ने इनके भरण पोषण के लिए, इनके खाने पीने के लिए एक आश्रम की स्थापना की, जिनका नाम है टॉलस्टॉय आश्रम। तो यह भी पूछ देगा कि टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। उसका जो स्थापना कहां पे किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। लिखे गांधी जी की नैतिकता की विजयी हुई और दक्षिण अफ्रीकी सरकार को अपना जो है यह अपमानजनक कानून को वापस लेना पड़ा और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जो सत्याग्रह का प्रयोग किए थे वह सफल रहा और सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी कहां आ गए? भारत आ गए। तो महात्मा गांधी यह पूछ देगा कि दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, यह पूछता है। लिखे हैं कि स्वाभाविक रूप से दक्षिण अफ्रीका की सफलता से उनकी जो ख्याति थी, यानी फेमस हो गए, वह चारों ओर फैल चुकी थी। लोग जो है महात्मा गांधी को जानने लगे थे, वह किसी परिचय के मोहताज नहीं थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो उन्हें सफलता मिली या दुनिया में सभी को विश्व में ख्याति प्राप्त हो चुका था महात्मा गांधी को। भारतीय लोग पहले से महात्मा गांधी को जानने लगे थे। लिखे हैं कि महात्मा गांधी भारतीयों पर हो रहे अत्याचार जो अंग्रेजी हुकूमत द्वारा हो रहा था उससे वह परिचित थे, इसलिए वे तुरंत ही भारतीय राजनीति में आना चाहते थे। परंतु उसके जो राजनीतिक गुरु थे, जिनका नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान में रखेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ध्यान में रखेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी जैसे भारत आए 1915 में, वो डायरेक्ट राजनीति में आना चाहते थे, क्योंकि यहां जो है भारतीय जनता अंग्रेजी हुकूमत से काफी त्रस्त थी। या जैसे ही महात्मा गांधी को आभास हुआ, वो राजनीति में कूदना चाहते थे, लेकिन उनके राजनीतिक गुरु जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, उन्होंने उनको समझाया कि पहले आप क्या करिए कि यहाँ की हालात को भली भांति समझिए, तभी कोई काम आरंभ करिए, नहीं तो असफलता हाथ लग जाएगी। क्यों? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो लोग थे वो केवल भारतीय थे, लेकिन भारत में जो लोग हैं वो हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं, वो सिख हैं, वो ईसाई हैं। हिंदू में भी अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आप जो है पहले यहाँ के लोगों से मिलिए, उनसे बात करिए। अतः गांधी जी अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की बात माने और लगभग 1 वर्षों तक देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने यात्राएं की। उन्होंने भारतीयों को करीब से देखा, समझा, भारतीयों के मन में जो अंग्रेजी हुकूमत के प्रति अवधारणा थी, जो डर था या जो असंतोष था, उसको समझा। देश की राजनीति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का उन्होंने भापा और व्यवहारिक रूप से उनका अध्ययन किया। लिखे जनसाधारण यानी आम जनता की भावना, उनके मन में डर, उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति जो गुस्सा था, इन सभी चीजों से वह अवगत हुए। कौन? महात्मा गांधी। लिखे हैं कि गांधी जी के सत्याग्रह का असली शस्त्र तो वहां की जनता ही है और जनता उनकी आत्मशक्ति थी, और जब तक वह जनता को नहीं समझते, भारतीय लोगों को नहीं समझते, तो आंदोलन उनका विफल हो जाता, जिसका जानकारी उनके लिए काफी क्या था? आवश्यक था। लिखे हैं कि 19वीं सदी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों के साथ एक अनुबंध किया। अनुबंध मतलब क्या होता? एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट में क्या था? लिखे किसानों को अपनी जमीन के 3/20 में, 3/20 से समझिएगा 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है, यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में अनिवार्य रूप से नील की खेती करना उन्होंने अनिवार्य कर दिया। लिखे हैं जिसे हम लोग 3 कटिया पद्धति भी कहते हैं। सवाल कई बार पूछा जाता है कि 3 कटिया पद्धति से आप क्या समझते हैं, तो आप जवाब क्या लिखेंगे? आप जवाब लिखेंगे कि गोरे बागान मालिक और चंपारण के किसानों के साथ एक एग्रीमेंट था, जिसमें क्या हुआ था कि किसानों को अपने जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना क्या था? अनिवार्य था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 3 कटिया पद्धति कहते हैं। लिखे हैं
किसान इस अनुबंध यानी इस एग्रीमेंट से मुक्त होना चाहते थे। लिखे हैं कि क्योंकि इससे क्या होता था कि जो खेती योग्य जो भूमि थी उसका ह्रास हो रहा था, और बदले में जब सब नील का खेती कर रहा था और तो लोगों को नील का जो है वो उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, क्योंकि सब नील का खेती करता था, तो अंग्रेजी हुकूमत उसको सस्ते कीमत पर खरीदती थी, बाहर महंगे दामों में बेचती थी, और यहाँ के किसान को ना उचित मूल्य मिल पाता था और ना ही उसकी भूमि बच रही थी, क्योंकि उसका गुणवत्ता ह्रास हो रहा था। लिखे हैं और बदले में नील का उचित मूल्य भी उनको नहीं मिल रहा था। आगे बढ़ते हैं। लिखे हैं कि सन 1917 ईस्वी की यदि आप बात करते हैं कि चंपारण के ही एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। यह भी कई बार पूछता है, महात्मा गांधी किसके बुलाने पर वो गए थे चंपारण? तो राजकुमार शुक्ल के। उनके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचे और उन्होंने वहां के किसानों की जो समस्याएं थी उनको उन्होंने सुना और सही पाया। उन्होंने गोरे बगान मालिक जो और चंपारण के जो किसानों के बीच जो एग्रीमेंट था उस पर उन्होंने सत्याग्रह आरंभ कर दिया, और सरकार ने किसानों की जांच हेतु एक आयोग यानी कि एक कमिटी, एक संस्था को नियुक्त कर दिया, जिन्होंने तिनकटिया पद्धति को क्या कर दिया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, और अंग्रेजों को जो अवैध वसूली की थी किसानों से उसका 25% किसानों को वापस करने का आदेश मिल गया। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सविनय, सौ मतलब साथ, विनय मतलब विनम्रता, अवज्ञा मतलब अवहेलना करना, तिरस्कार करना, अनादर करना। मतलब आप इसको महात्मा गांधी का भारत में पहला जीत कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा, हम लिखे हैं कि चंपारण सत्याग्रह के बाद, चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी कहां चले गए? अहमदाबाद गए। कब गए? 1918 में गए। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी अहमदाबाद क्यों गए? भैया वहां पे जो मील मजदूर थे वह अपने मील मालिक से 35% बोनस चाहते थे। क्या चीज का बोनस चाहते थे? तो प्लेग बोनस चाहते थे। ये प्लेग क्या होता है? एक प्रकार का महामारी था जो वहां फैला था, और वहां के जो मजदूर थे वह उससे निजात पाने के लिए आर्थिक सहायता चाहते थे अपने मिल मालिक से, क्योंकि बात भी तो सही है, जो जहां खटते हैं वहीं से तो वो मांगेंगे। लिखे हैं कि जहां मिल मालिक तथा मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ा था, मालिक देना नहीं चाहते थे और मजदूर उससे लेना चाहते थे। लिखे हैं कि मिल मालिक से 35% बोनस चाहते थे। गांधी जी को मिल मजदूरों की बात सही लगी, उन्होंने मजदूरों का साथ दिया। कौन? महात्मा गांधी। और अनशन प्रारंभ कर दिए, यानी कि अन्न जल त्याग कर धरने पर बैठ गए। अंततः मिल मालिक को 35% बोनस स्वीकार करना पड़ा, यानी वहां के मिल मालिकों को, मिल मजदूरों को 35% बोनस देना पड़ा। लिखे हैं कि अहमदाबाद के बाद जो गांधी जी जो है वह कहां चले गए? तो वह खेड़ा गए। खेड़ा कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कब की बात है? यह 1918 की बात है। वहां वर्षा न होने की वजह से किसानों की फसल काफी बर्बाद हो चुकी थी। न किसानों की जो स्थिति थी काफी दयनीय थी, और किसान मालगुजारी मतलब जीवन जीने के लिए जो आवश्यक जो संसाधन है या जो आर्थिक रूप से जो उसको चाहिए उसमें भी वह काफी सक्षम नहीं थे। अर्थात किसान जब अपना जीवन सही तरीके से गुजर बसर नहीं कर पा रहे थे तो वह लगान कहां से देते, टैक्स कहां से देते। लिखे हैं कि महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के साथ वह जो है कहां चले गए? तो वह जो है इनके साथ जो है खेड़ा चले जाते हैं, और वहां के किसानों की जो स्थिति है, जो मांग है, वह उसको सही प्रतीत होती है। गांधी जी ने किसानों से अपील की कि वे सरकार को भूमि कर यानी टैक्स ना दें तथा सरकार के खिलाफ सत्याग्रह प्रारंभ कर दिए। अंततः सरकार ने यह फैसला दिया कि जो किसान निर्धन है, यानी कि जिसके पास संपत्ति नहीं है, उसका लगान को माफ कर दिया जाएगा, और जो किसान लगान दे सकते हैं केवल वही किसान लगान का भुगतान करेंगे। हालांकि ये केवल ऑफिशियल था, नहीं वहां की सरकार ने किसी प्रकार का रहम यानी अंग्रेजी हुकूमत ने कोई विशेष रहम नहीं किया था। लिखे हैं
कि सन 1919 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट की अध्यक्षता में, अंग्रेज अधिकारी थे रॉलेट के, 2 विधेयक यानी कि 2 कानून तैयार किए, जिसके अंतर्गत जो क्या था कि किसी भी भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे बिना बताए उस पर मुकदमा दायर कर उसे सजा दी जा सकती थी और वह उसके खिलाफ अपील भी नहीं कर सकता था। बताएं आपको कि अंग्रेज अधिकारी जो थे रॉलेट, उसकी अध्यक्षता में 2 कानून बना जिसको हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। और इसके तहत क्या था कि अंग्रेज किसी को भी वह केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे और उस पर मुकदमा दायर करते और उनको सजा भी दे देते, लेकिन वह व्यक्ति जो है उसके खिलाफ अपील भी नहीं कर सकता था। इसे भारतीयों ने क्या कहा? काला कानून कहा। तो यह एक ऑब्जेक्टिव बनता है जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। काला कानून के नाम से हम लोग किसे जानते हैं भाई? रॉलेट एक्ट को जानते हैं। लिखे हैं कि महात्मा गांधी को पहला जो तीव्र आघात, तीव्र मतलब तेज, आघात मतलब चोट, महात्मा गांधी को अंग्रेजी हुकूमत से जो पहला चोट पहुंचा वो रॉलेट एक्ट के माध्यम से ही लगा। लिखे हैं कि ब्रिटिश शासन से उसका जो विश्वास है वह पूरी तरीके से हिल चुका था। उन्होंने इस कानून को वापस लेने के लिए सत्याग्रह करने की बात कही। कौन? महात्मा गांधी। यानी कि महात्मा गांधी अंग्रेजी हुकूमत को एक तरह से धमकी दिए। लिखे हैं कि गांधी जी पर अंग्रेजी सरकार द्वारा कई स्थानों पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब अंग्रेजी हुकूमत ने गांधी जी को कई जगहों पर जाने से रोक लगा दी ताकि वो जन आंदोलन ना कर सके, परंतु उन्होंने ऐसी कोई चिंता किए बिना जनता से अपील की, निवेदन किए कि वे सत्य तथा अहिंसा का साथ ना छोड़े। गांधी जी को बंदी बना लिया गया। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को वैसाखी के दिन अमृतसर में लगभग शाम के 4 बजे जलियांवाला बाग में एक सभा का यानी एक मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें तकरीबन 20,000 व्यक्ति आए थे। तकरीबन 20,000 व्यक्ति आए थे। तो इस बगीचे में केवल एक ही संकरा रास्ता था जिससे होकर लोग अंदर जाते थे। बाकी ऊंची दीवारें थी। जहां अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर को पता चलता है, वह अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ वहां आ धमकते हैं और बिना किसी चेतावनी दिए, बिना कोई बात किए लगातार अंधाधुंध गोलियां चलाने का वे आदेश दे देते हैं। लिखे हैं इससे जनता में अफरा तफरी मच जाता है। जनरल डायर को इतने पर संतोष नहीं होता है। वह जो है यदि सरकारी आंकड़ों की हिसाब से बात करें तो उसमें केवल जो है 379 लोग मारे गए, लेकिन हकीकत इनसे कहीं अधिक था। बहुत सारे लोग दब करके, कुचले करके मारे गए। जब अफरा तफरी हुआ, वहां एक कुआं था, लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूदे, एक के ऊपर एक। पता चला पूरा कुआं जो है वो लाशों से भर चुका था। लोगों का दम घुटने के कारण उसमें मौत हो चुकी थी और बहुत सारे लोग पैर के नीचे में दब के मर गए थे। लिखे हैं कि डायर मतलब कौन? जनरल डायर के दमन चक्र से सारा देश स्तब्ध था। न सब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने इस तरह का कदम क्यों उठाया। न यदि उनकी बात किया जाए तो वो बोले कि उनके पास कारतूस ही नहीं था, वो नहीं तो वो और गोलियां चलवाते। महात्मा गांधी इन्हें इस कार्रवाई से बहुत दुखी हुए और उन्होंने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, जो अंग्रेजी हुकूमत द्वारा उनको प्राप्त था। केसरे हिंद, इसकी उपाधि उन्होंने अंग्रेजी सरकार को लौटा दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। लिखे हैं यह भी पूछता है सर की उपाधि किसने वापस की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लिखे हैं कि महात्मा गांधी को अंग्रेजी हुकूमत से जो पहला आघात लगा था, चोट लगा था, वह रॉलेट एक्ट से लगा था और अब जो दूसरा चोट लग गया वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से लगा। लिखे हैं अतः उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। असहयोग, अ मतलब नहीं, सहयोग मतलब सहायता, मतलब सहायता नहीं करना। किसका? तो अंग्रेजी सरकार का सहायता नहीं करना है, ऐसा आंदोलन करने का उन्होंने निश्चय लिया। लिखे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच सेवर की संधि हुई, जो 1920 ईस्वी में हुआ था। सेवर की संधि किसके बीच में हुआ था? ब्रिटेन और
तुर्की के बीच में। लिखे हैं कि तुर्की का जो सुल्तान था वह समस्त अधिकार उससे छीन लिया गया, एक तरह से तुर्की राज्य छिन्न भिन्न हो गया और विश्व का जो मुसलमान था वह तुर्की के सुल्तान को ही अपना खलीफा यानी धर्मगुरु मानता था। यह भी ध्यान में रखेंगे। लिखे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय मुसलमानों ने क्या क्या तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों की इस शर्त पर सहायता की थी कि वे मुसलमानों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजी सरकार सारे वादे से मुकर गई। लिखे हैं कि भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से इस बात को लेकर के क्या हुए, काफी खफा हुए, उनसे घृणा करने लगे। लिखे हैं यह स्थिति हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी को उपयुक्त लगा। क्यों उपयुक्त लगा? क्योंकि जो मुसलमान थे वो अंग्रेज से घृणा कर रहे थे, इसीलिए गांधी जी को लगा अब हिंदू मुस्लिम को एक होने का यह सही अवसर है। उन्होंने खिलाफत आंदोलन जो 1919 ईस्वी में था उसमें उन्होंने क्या किया, मुसलमानों का साथ दिया, उन्हें अनुभव कराया कि हिंदू भी उनके साथ हैं। लिखे हैं जून 1920 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने डिब्बाबंद यानी कि पैकिंग वाला गौ मांस के निर्यात हेतु, मतलब यहाँ का गौ मांस विदेशों में बेचने के लिए रतौना जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, सागर ग्राम के पास एक कसाई खाना बनवाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि इस कसाई खाना में 1400 गाय और बैल प्रतिदिन काटे जाएंगे, इसकी यह योजना थी। तो अब देखिएगा कि अंग्रेजी सरकार कैसे फूट डालने के लिए क्या कहता। अंग्रेजी सरकार ने कहा कि मुस्लिमों में फूट डालने के लिए उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि इस कसाई खाने में मात्र गाय बैल काटे जाएंगे, सुअर नहीं काटे जाएंगे, अर्थात उससे मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है। अंग्रेजी हुकूमत को लगा कि इससे जो मुसलमान जो है उनका विरोध नहीं करेंगे। लिखे अंग्रेजी सरकार का सोचना था कि इससे मुसलमान उसका साथ देंगे क्योंकि वह गाय और बैल का मांस खाते हैं, लेकिन सुअर से वो जो है नहीं खाएंगे, तो इसीलिए केवल वो स्पष्ट कर दिए थे, उसका दांव उल्टा पड़ गया। लिखे हैं कि इस कसाई खाने का जो सबसे अधिक जो विरोध किया था वह कौन किया था भाई? तो लिखे हैं कि 19 वर्ष का एक मुस्लिम नवयुवक था, नाम है भाई अब्दुल गनी। उन्होंने ही इस कसाई खाना का सबसे ज्यादा विरोध किया। समस्त सागर क्षेत्र में उन्होंने आंदोलन चलाया, लेकिन महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन में भाई अब्दुल गनी का साथ दिया और अंततः आंदोलन की तीव्रता को देख करके अंग्रेजी हुकूमत ने सितंबर 1920 ईस्वी में जो रतौना में जो कसाई खाना था उसका काम को क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखे हैं कि महात्मा गांधी जो है वो अब अंग्रेजी सरकार के लिए जो पहले एक तरह से उनका साथ देते थे न, लेकिन उसको जो है हम बताए रोलक एक्ट पहला धक्का लगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड से दूसरा धक्का लगा, इसीलिए वो जो लिखे हैं कि सहयोगी से वह क्या बन गए, असहयोगी बन गए। सहयोगी से वह क्या बन गए, असहयोगी बन गए। और सितंबर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम पर उन्होंने क्या किया, विचार विमर्श करने के लिए वह कोलकाता में एक अधिवेशन मतलब समूह यानी मीटिंग का आयोजन किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। ध्यान रखिएगा कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर जब चर्चा करने के लिए जो पहला जो मीटिंग हुआ था, कहां हुआ था, कोलकाता अधिवेशन। इनके अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। लिखे हैं इस अधिवेशन में गांधी जी ने प्रस्ताव मतलब सुझाव पेश करते हुए कहा, क्या कहा, अंग्रेजी सरकार शैतान है। अंग्रेजी सरकार क्या है, शैतान है, बदमाश है, जिसके साथ सहयोग करना अब संभव नहीं है। अंग्रेजी सरकार को अपनी भूल पर कोई दुख नहीं है, वह जो हम पर अत्याचार करती है इसका उसको कोई मलाल नहीं है। अतः हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, कैसे मान सकते हैं कि हमारे लिए जो नया कानून बनेगा, नया व्यवस्थापिका बनेगा, हमारे स्वराज का मार्ग प्रशस्त करेगा, अर्थात बाद में हमको आजादी मिलेगी। स्वराज की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील अहिंसात्मक और असहयोग की नीति अपनाई जानी चाहिए, अर्थात हम लोग अंग्रेजी हुकूमत को अब सहयोग नहीं करेंगे। लिखे हैं कि यहाँ पे कि दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पूर्ण रूप से स्वीकृति मिल गया। तो कोलकाता अधिवेशन में उसको रखा गया और नागपुर अधिवेशन में उसको क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया, पास कर दिया गया। कब, दिसंबर 1920 में। महात्मा गांधी का मानना था कि अन्यायी को सहयोग देना भी क्या है, पाप है।
और अन्यायी कौन है? अंग्रेजी सरकार है। लिखे हैं, अतः उन्होंने क्या किया कि असहयोग का निर्णय लिया, किसके लिए? अंग्रेजी सरकार के लिए। लिखे हैं कि महात्मा गांधी का यह प्रथम जन आंदोलन था। गांधी जी अब जन जन के नेता बन गए थे। उनके इस आंदोलन से जनता में एक नया जोश आया, आजादी का लोगों ने ख्वाब देखा। इस आंदोलन के कार्यक्रम निम्नलिखित थे। तो ध्यान से देखिएगा इस आंदोलन के क्या-क्या कार्यक्रम थे। देखिएगा तो 1 नंबर में हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं भैया? लिखे हैं कि सरकार से प्राप्त जो भी उपाधि जो भारतीयों को मिला, जो भी वैतनिक पद पे है, यानी कि जो सैलरीड पद पे हैं, जो अंग्रेजी हुकूमत के अंदर जो है कार्यरत हैं या जो अवैतनिक पद पर है, टोटल अपने पद से क्या दे दे? त्याग दे, उसको इस्तीफा दे दे। यानी अंग्रेजी सरकार को हम लोग किसी तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरा उनका कहना था जो भी सरकारी स्कूल या सरकारी अनुदान यानी कि सरकार से फंड प्राप्त स्कूल है उसका वह बहिष्कार करे। सरकार मतलब कौन? अंग्रेजी सरकार से, मतलब अंग्रेजी सरकार के द्वारा संचालित स्कूल या अंग्रेजी सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त स्कूल का बहिष्कार किया जाए। लिखे हैं क्यों कि सन 1919 ईस्वी के अनुसार जो रोलैक्ट एक्ट था उसके अनुसार यदि बात किया जाए, एक्ट के अंतर्गत होने वाले जो भी चुनाव हो, जो भी वह इलेक्शन करवाए या जो भी करवाए, टोटल का बहिष्कार किया जाए। लिखे हैं कि सरकार के सभी न्यायालय न्याय मतलब उचित फैसला, आलय मतलब घर, जो जितना भी कोर्ट है जो अंग्रेजी हुकूमत द्वारा संचालित है उसका भी वह बहिष्कार किया जाए। लिखे हैं कि जो विदेशी सामान है, जो बाहर से सामान आता है जिनका मुनाफा अंग्रेजी हुकूमत को होता है, उसका भी बहिष्कार किया जाए, उसका भी हम लोग उपयोग ना करें। उसके बाद लिखे हैं जो सभी सरकारी और अर्ध सरकारी जो भी समारोह हो, जो भी फंक्शन हो, जो अंग्रेजी हुकूमत द्वारा संचालित हो, उसका बहिष्कार किया जाए। लिखे हैं कि जो मेसोपोटामिया में जो सैनिक है, क्लर्क है, मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं, वह सब भी काम करने से इनकार कर दे। मतलब पूरी तरीके से हम सरकार को क्या करें? असहयोग करें। लिखे मद्यपान को निषेध करें, यानी कि जो मादक पदार्थ जो क्या कहते हैं हमारे लिए एकता के लिए हानिकारक था, हमारा जो है आत्मचिंतन के लिए हानिकारक था, उस पे रोक लगाया गया और अंग्रेजी हुकूमत को कर यानी टैक्स ना दें और सैनिक कर्मचारियों द्वारा जो विदेशों में नौकरी कराने के लिए वो ले जाते थे, वह भी विदेशों में जाने से क्या कर दे? इनकार कर दे। वैसे भारतीय जिनको अंग्रेजी हुकूमत बाहर ले जाते थे। लिखे हैं कि इस आंदोलन में रचना मतलब निर्माण, रचनात्मक पक्ष पर भी ध्यान दिया गया। क्या ध्यान दिया गया? मैंने आपको बताया कि इस अंग्रेजी सरकार द्वारा संचालित स्कूल को जो है बहिष्कार किया जाए, तो वहां पे जो राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज का स्थापना किया गया जो भारतीयों के द्वारा चलाया गया था ना। कहा कि मान लो कि ऐसे में तो बच्चे का फिर पढ़ाई गड़बड़ा जाता ना, यदि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ना है लेकिन अपने भविष्य को तो खराब नहीं करना था। तो और हमने बताया आपको कि वहां जो है उनके न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए जो अंग्रेजी सरकार द्वारा संचालित था। तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किया गया, क्योंकि गांधी जी बोले कि हम लोग आपस में ही सुलझा लेंगे, वहां तक जाएंगे ही नहीं। हमने आपको बताया कि जो विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया गया, तो गांधी जी स्वदेशी वस्तु को स्वीकार करने पर बल दिए कि हम लोग स्वदेशी को अपनाएंगे। मतलब हम लोग हर वो काम करेंगे जो अपने आप को भी आत्मबल देगा और अंग्रेजी सरकार को भी कमजोर करेगा। लिखे हैं स्वदेशी का को स्वीकार किया, उनका प्रचार प्रसार उन्होंने किया। लिखे हैं कि विदेशी वस्त्रों की मैंने आपको बताया कि होली जलाया गया, लोग उसको छोड़ा, तो गांधी जी ने क्या किया? हथकरघा की तथा उसकी बुनाई उद्योग को काफी प्रोत्साहित किया और उन्होंने क्या किया? चरखे का इस्तेमाल किया। लिखे अस्पृश्यता का अंत किया, यानी कि जो छुआछूत की भावना थी उसको उन्होंने दूर करने का काम किया। तभी तो हम एकत्रित हो सकते थे, तभी तो हम संगठित हो सकते थे, तभी तो हम आजादी के लिए आवाज उठा सकते थे और हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। गांधी जी ने देशव्यापी दौरा किया, जगह जगह गए, जगह जगह जनसभाएं की, लोगों को जगाने का मतलब क्या? अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वह जो है अंग्रेजी हुकूमत से आजादी पाने का, वह भी किस किस तरह से, वह भी अंग्रेजी हुकूमत को असहयोग करके अहिंसात्मक तरीके से उनको प्रेरित किया। लिखे हैं कि विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई, चरखे और खादी का खूब प्रचार प्रसार हुआ। स्कूल कॉलेज की छात्राओं ने क्या किया? जो अंग्रेजी हुकूमत द्वारा जो संचालित स्कूल कॉलेज था उनका बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। असहयोग आंदोलन
देश का पहला विशाल जन आंदोलन था जिसमें सभी प्रांत, सभी वर्ग तथा सभी जाति के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि आजादी जब जानवरों को प्रिय होती है, हम तो फिर मानव थे। लिखिए, आंदोलन जब अपने पूरे चरम सीमा पर था तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो कि गोरखपुर जिले के हैं, वहीं चौरी चौरा की घटना हो जाती है। तो आप कई बार आपने पढ़ा भी होगा इसको कि चौरी चौरा की घटना से आप क्या समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी, सबसे पहले तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा क्या है? तो चौरी चौरा एक गांव का नाम है। क्या है? गांव का नाम है, जो कहां पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है वहीं पे पड़ता है। तो वहां पे क्या हुआ? कांग्रेस का एक जुलूस निकला। जुलूस किसके लिए निकला था? सरकार के खिलाफ निकला था, आजादी के लिए निकला था। तो वहां जब वह थाने के आगे से गुजरा तो पुलिस ने जुलूस को क्या किया? रोकने का काम किया, और भीड़ क्या हो गई? उत्तेजित हो गई ना। उन्होंने क्या किया? पुलिस को थाने के अंदर खदेड़ दिया। जब वह थाने के अंदर खदेड़ा था तो उसमें एक थानेदार था और 21 पुलिसकर्मी थे। उन्होंने क्या किया जुलूस ने? तो थाने में आग लगा दी, जिसमें सभी लोग जलकर मर गए। बच्चा, मैंने बताया था कि गांधी जी के आंदोलन का जो स्वरूप था वो अहिंसात्मक था, और यहाँ पे हिंसाएं हुई। इस प्रकार की घटनाएं कुछ और जगहों पर हुई। गांधी जी इससे काफी दुखी होते हैं। उनको विश्वास हो गया कि यहाँ की जनता जो है वो अहिंसात्मक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वे हिंसा पर आ जाते थे। लिखे हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का वह निर्णय लेते हैं, और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को कांग्रेस कार्यकारी समिति ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी कि रोक दिया। क्यों रोका? क्योंकि जनता अभी इसके लिए तैयार नहीं थी गांधी जी के अनुसार, क्योंकि जनता उस समय क्या कर रही थी? हिंसा पर उतर जाती थी आजादी के लिए। लिखे हैं, महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन उस समय वापस ले लिया गया जब वह अपने चरम सीमा पर था। इस तरह से महात्मा गांधी को कई सारे लोगों का ढेर सारा आलोचना झेलना पड़ा। पहली बार सब एकत्रित हुआ था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए, अपने आजादी के लिए। और महात्मा गांधी द्वारा जब इसको 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन को वापस ले लिया गया तो लोग इससे काफी खपा दिखे। इस कारण विभिन्न लोग, अलग अलग लोगों ने इसकी काफी आलोचना भी की। महात्मा गांधी कुछ समय तक भारतीय राजनीति के काम से अपनी उपस्थिति को समाप्त कर लिए, वह गायब हो गए। महात्मा गांधी की इनकी अस्पृश्यता को भारतीय समाज का कलंक मानते थे, यानी कि छुआछूत को भारतीय समाज का कलंक मानते थे। उनका मानना था कि इससे हम में फूट पड़ता है और आजादी के मार्ग में यह बाधक है। अतः उन्होंने संपूर्ण जीवन काल में छुआछूत की भावना को दूर करने का वे प्रयास करते रहे। लिखे हैं कि महात्मा गांधी ने नीची जातियों के जो लोग थे उनके लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया। तो आपको यह पूछा जाएगा कि हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। हरि जो भगवान विष्णु, जन मतलब लोग, भगवान का लोग यानी भगवान समान। अब सोचिए नीची जाति को कितना ऊंचा दर्जा उन्होंने दिया। लिखे हैं कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य मतलब पूरी आजादी का लक्ष्य लेकर गांधी जी तथा कांग्रेस एक नवीन नवीन मतलब नया अहिंसक आंदोलन, नाम है विनय अवज्ञा आंदोलन। 100 मतलब 7, विनय मतलब विनम्रता, अवज्ञा मतलब अवहेलना करना, तिरस्कार करना, अनादर करना। ऐसा आंदोलन जो अंग्रेजी हुकूमत का अनादर करे, अपमान करे, लेकिन विनम्रता के साथ, उसी को हम लोग कहते हैं 100 विनय अवज्ञा आंदोलन लेकर पुनः सक्रिय हो गए। और आंदोलन का आरंभ करते हुए 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ध्यान रखना बच्चा, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित डांडी की ओर यात्रा किए। 241 मील की यात्रा उन्होंने 24 दिनों में पूरा किया, और वहां पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने क्या किया? गांधी जी ने नमक बनाया, और नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। उनका मानना था कि जब अपने देश में विशाल समुद्र जल भंडार है
हम बाहर से नमक खरीद के क्यों खाएं। जनता के समक्ष निम्न कार्यक्रम उन्होंने दिया। अब यह भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि दांडी यात्रा के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। चलिए गांधी जी देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या बताया है। बोले प्रत्येक गांव में नमक कानून तोड़ा जाए, हम लोग खुद का बना हुआ नमक खाएंगे। शराब, अफीम, विदेशी कपड़ा या अन्य विदेशी वस्तु, ये सबके दुकान पर धरना दिया जाए और इसके जगह स्वदेशी को अपनाया जाए। जो सरकारी संस्था है उनका त्याग किया जाए और खुद का जो संस्था, सरकारी संस्था में मैंने आपको इससे पहले भी देखे थे गांधी जी, चाहे वहां का जो है न्यायालय हो या वहां का सरकारी दफ्तर हो, उन्होंने भारतीयों से आग्रह किया कि उसका त्याग कर दें, सरकार को टैक्स नहीं दें और विदेशी वस्त्रों की होली जलाया जाए इत्यादि। लिखे अंग्रेजी सरकार 4 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लेती है और सारे देश में विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जाती है। जो हमारे देश की स्त्रियां शराब और नशीली पदार्थों की दुकान पर धरना देते हैं, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार होता है, भारतीय इसका खुलकर विरोध करते हैं। क्या सरकार चुप बैठेगी? बिल्कुल नहीं। सरकारी दमन तो काफी तेज हो जाता है। सरकार ने दमनकारी नीति को अपनाया। लिखे हैं कि परंतु सरकार के दमन चक्र के बावजूद भी आंदोलन पूरे देश में पूरे जोश के साथ चलता रहा। शैमन रिपोर्ट पर बहस करने के लिए 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखिएगा, कौन कर रहे थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड कर रहे थे। लिखे हैं कि इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। लिखे हैं कि इसमें ब्रिटेन के 3 दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले 16 ब्रिटिश सांसद थे। ब्रिटिश भारत के 57 प्रतिनिधि थे जिन्हें वायसराय मनोनीत किया था, चुना था, तथा देसी रियासत के 16 सदस्य शामिल थे। सभी लोग इसमें शामिल थे। लिखे हैं कांग्रेस ने इस सम्मेलन का क्या किया? बहिष्कार किया, विरोध किया। यह सम्मेलन पूर्ण रूप से असफल रहा और 19 जनवरी 1931 ईस्वी को बिना किसी निर्णय के साथ इसको समाप्त कर दिया गया। और यह स्पष्ट हो चुका था, साफ हो चुका था कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसका प्रभुत्व, जिसका दबदबा भारत वर्ष में था। भारतीय इसको काफी सराहते थे, प्रेम करते थे, लेकिन कांग्रेस के बिना कोई भी संवैधानिक निर्णय, कानूनी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। यदि आप भारत में कोई भी कानून, अंग्रेजी हुकूमत लाना चाहती थी तो बिना कांग्रेस के सहमति के यह संभव नहीं था। इसीलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड और लॉर्ड इरविन, दोनों रैमजे मैकडोनाल्ड और लॉर्ड इरविन ने, दोनों को ज्ञात हो गया कि कांग्रेस के बिना संविधान का निर्माण यहाँ के लिए संभव है ही नहीं। यदि भारतीयों के लिए संविधान बना रहे हैं तो कांग्रेस की उसमें सहमति अनिवार्य है। देश में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए इरविन ने क्या किया? कांग्रेस पर से प्रतिबंध को हटा दिया गया। गांधी जी समेत अन्य नेताओं को रिहा कर दिया गया। गांधी जी जेल से बाहर निकले और अंततः 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी तथा वायसराय लॉर्ड इरविन में एक समझौता हो गया और गांधी जी ने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। एक बार पहले लिए, एक बार दोबारा से ले लिए, तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लेना स्वीकार कर लिया कि ठीक है भैया, देश के लिए नया संविधान बने। लेकिन सरकार ने क्या किया? जितना भी आंदोलनकारी था, जिसको बंद किया था, उनको छोड़ दिया। गांधी इरविन समझौता के तहत दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा लिया। लिखे हैं कि कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में कौन गए थे? महात्मा गांधी गए थे। यह पूछा जाएगा कि कांग्रेस की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया? महात्मा गांधी ने। और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन लिए थे? मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसका बायोग्राफी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा मेरे YouTube चैनल जानकारी जोन पर। लिखे हैं कि 7 सितंबर 1931 ईस्वी को दूसरा गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ। यह भी आप ध्यान में रखेंगे कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था?
7 सितंबर 1931 ईस्वी को। गांधी जी 12 सितंबर 1931 ईस्वी को लंदन पहुंच गए। लिखे हैं कि विभिन्न दल तथा वर्ग अपना अपना हित को देख रहे थे, लेकिन गांधी जी ने कहा आप सभी दल सांप्रदायिक हैं, केवल अपने हित के बारे में सोच रहे हैं। केवल कांग्रेस ही एक ऐसा पार्टी है जो भारत में सबके हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर सकती है। परंतु सरकार ने गांधी जी की मांग को ठुकरा दिया। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः आरंभ करने के लिए कहां आ गए? वहां से भारत आ गए। लिखे हैं आंदोलन को पुनः आरंभ करने के लिए वह भारत आ गए। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि जो सांप्रदायिक समस्या है, जो आपसी समस्या है, उसको हल करने में भारतीय असफल रहे, और यदि भारतीय असफल रहे तो उसका निर्णय कौन करेगा? ब्रिटिश सरकार करेगी, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए ब्रिटिश सरकार इस समस्या का समाधान करेगी। बताओ, देश हमारा, समस्या हमारा, समाधान ब्रिटिश सरकार करेगी। इस घोषणा में मुसलमानों, सिखों और भारतीय ईसाई इत्यादि को पृथक प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया गया। पृथक मतलब अलग। अब बताओ किस तरह से अंग्रेज देश को बांटने का काम किए। मुसलमानों के लिए अलग तरह का, सिखों के लिए अलग तरह का, भारतीय ईसाइयों के लिए अलग तरह का। उसका एकमात्र काम था फूट डालना, राज करना। इसकी घोषणा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की, जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी जानते हैं। या आपको पूछ सकता है सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड से आप क्या समझते हैं, तो आप इसका जवाब आसानी से दे देंगे। लिखे हैं कि हिंदू समाज से हरिजनों को अलग करने का निर्णय लिया गया। मूल रूप से यह घोषणा फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करने वाला था। बताइए, हरिजन को हिंदू समाज से ही अलग करने का वह साजिश बना रहे थे। लिखे हैं गांधी जी ने कहा कि अगर सरकार इस सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा करती है तो वो आमरण अनशन करेंगे, है ना। लिखे हैं कि सरकार ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। वो बोले गांधी मरते हैं तो मरे। अतः महात्मा गांधी ने 28 सितंबर 1932 ईस्वी में क्या किया? तो आमरण अनशन आरंभ कर दिए। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को चेतावनी दी, धमकी दिए, लेकिन अंग्रेजी सरकार को इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लिखे मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी इत्यादि प्रमुख नेताओं के निरंतर प्रयास के बाद 26 सितंबर 1932 ईस्वी को अंग्रेजी सरकार और महात्मा गांधी के बीच क्या हुआ? एक समझौता हो गया, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो बच्चा यह पूछ सकता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। इस समझौते के बाद क्या हुआ? गांधी जी जीवन भर हरिजनों के उत्थान में लगे रहे, यानी हरिजन को हिंदू समाज से अलग होने नहीं दिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखे हैं भारत में नए संविधान का नक्शा तैयार करने के लिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन को बुलाया जाता है, और यह सम्मेलन 7 नवंबर 1932 ईस्वी से लेकर 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चलता है। कांग्रेस ने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उनको पता था कि सरकार इसमें हमारी मांग को नहीं सुनेंगे, और उनके अधिकांश नेता उस समय कहां थे? जेल में बंद थे। महात्मा गांधी ने सरकार की बदलती हुई नीति को देखकर पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया, और सरकार चुप बैठने वाली थी? बिल्कुल नहीं। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने दमन चक्र को पहले से काफी तीव्र कर दिया, तेज कर दिया। लिखे हैं कि गांधी जी सहित कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, और 8 मई 1933 ईस्वी को आत्मशुद्धि के लिए गांधी जी ने 21 दिन का उपवास रखा। लिखे सरकार ने बिना शर्त गांधी जी को रिहा कर दिया, क्योंकि अंग्रेजी सरकार को पता था यदि गांधी जी जेल में मर जाते हैं तो पूरे देश में विद्रोह भड़क उठेगा। गांधी जी ने सरकार की ऐसी भावना, दया भावना को देखकर आहा हमको छोड़ दिया, उन्होंने 6 सप्ताह के लिए आंदोलन को स्थगित कर दिया। बाद में 24 जुलाई 1933 ईस्वी को पूरी तरीके से आंदोलन समाप्त कर दिया। यही बात सबसे ज्यादा अखरता था कि गांधी जी आंदोलन शुरू तो करते थे, लोग उनके साथ तो होते थे, लेकिन बाद में वह सरकार के साथ समझौता करके आंदोलन को रोक देते थे। सरकार ने सभी राजनीतिक बंदियों को क्या कर दिया? छोड़ दिया। लिखे हैं कि जो मुस्लिम लीग के जो प्रमुख नेता थे, जिनका नाम मोहम्मद अली
जिन्ना हमने आपको बताया, जिसके विषय में बायोग्राफी बहुत जल्द आप हमारे YouTube चैनल जानकारी जोन पर देखेंगे। आप जुड़े रहिए, आप इसी तरह अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिए और जरूर आप कमेंट के माध्यम से इस वीडियो के विषय में बताइएगा कि आपको गांधी जी पर बायोग्राफी कैसा लगा और आप कहां से देख रहे हैं, जरूर बताएंगे। लिखे हैं कि मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाने का आग्रह किया। मुक्ति मतलब क्या? आजादी दिवस। किससे आजादी? हिंदुओं से आजादी। लिखे मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर दी। लिखे हैं जिन्ना का कहना था कि एक अलग पाकिस्तान राष्ट्र के अलावा उन्हें कुछ और स्वीकार नहीं होगा। मोहम्मद अली जिन्ना डायरेक्ट इसका धमकी दे चुके थे। लिखे थे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुसलमान पृथक राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? इसके पीछे उन्होंने क्या थॉट दिया? बताया उनका धर्म का नजरिया अलग अलग है, समाज में का जो उसका रीति रिवाज कल्चर अलग अलग है, उनके साहित्य अलग अलग है, वे आपस में विवाह नहीं करते हैं, नहीं, उनका खान पान रहन सहन सब कुछ अलग है। वास्तव में ऐसी अलग अलग सभ्यता आपस में संबंध नहीं बना सकते हैं, एक दूसरे के विरोधी विचारधारा है। अतः मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि मुसलमानों के लिए उनको एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं होगा। लिखे हैं कि राष्ट्रीय नेता अलग अलग हैं और उनका इतिहास परंपरा भी अलग अलग है। अतः इस उपमहाद्वीप में शांति स्थापित यदि करना चाहते हैं तो धमकी देखिए, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, अर्थात आपको मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान देना होगा और इसको बांटकर पाकिस्तान की स्थापना की जाए। लिखे हैं द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से अंग्रेजी सरकार ने एक सद्भावना मंडल, सद्भावना जो अच्छी भावना लेकर के भारत आया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर स्टुअर्ट क्रिप्स थे। 22 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन कहां पहुंच गया? भारत पहुंच गया। तो याद रखिएगा क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा? तो 22 मार्च 1942 ईस्वी को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर स्टुअर्ट क्रिप्स थे, इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया। लिखे हैं कि अतः इस आयोग को क्रिप्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। लिखे हैं क्रिप्स मिशन की असफलता से यह बात साफ हो चुका था कि अंग्रेजी सरकार जो है कोई भी कार्य भारतीयों के हित में नहीं कर सकती। यहाँ पे कुछ पंक्ति छूट गया है। यहाँ पे क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, भारतीयों ने इसका खुलकर विरोध किया। जब आप भारत के उत्थान की बात करते हैं, आपके समिति में एक भी भारतीय नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी भी इस बात का अनुभव कर रहे थे कि अब तीव्र आंदोलन की आवश्यकता है। लिखे हैं क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो बढ़ती कीमत और जरूरी वस्तुओं की कमी से जनता क्या है? दुखी है। महात्मा गांधी को पता चल गया कि यदि अभी चोट किया जाए तो क्या होगा, तो वहां पे जो है आसानी से भारतीय जनता को एक किया जा सकता है। लिखे भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि भारत छोड़ो का अर्थ क्या है? यह नहीं है कि अंग्रेज को भारत ही छोड़ दे, नहीं, कहता अंग्रेज को उठाकर बाहर ही फेंक दे। देखिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह अर्थ नहीं है कि सभी अंग्रेजों को भारत से उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। उन्होंने कहा इसका अर्थ केवल है सत्ता का हस्तांतरण हो। क्या कहा? सत्ता का हस्तांतरण हो, यानी जो हुकूमत जो उन्होंने अंग्रेजी सरकार के पास थी वो अब भारतीयों के पास आ जाए, मतलब सत्ता का हस्तांतरण हो। जो उसका आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अंग्रेजी हुकूमत का पकड़ था उसको समाप्त करना था, इसका अर्थ केवल सत्ता का हस्तांतरण था। लिखे 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। काफी अनिवार्य सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पास हुआ? 8 अगस्त 1942 को। कहां पास हुआ? मुंबई अधिवेशन में। लिखे गांधी जी बोले मैं अमन शांति बनाए रखने के लिए हर तरह से प्रयत्न करूंगा कि जो भारतीय जनता है वो उग्र ना हो जाए। मैं चाहता हूं कि दोनों देशों में सदा के लिए शांति और सद्भावना यानी अच्छी भावना स्थापित हो सके। केवल अंग्रेजी हुकूमत क्या करें? सत्ता का हस्तांतरण कर दे। मैं सारे विश्व का भी सामना कर सकता हूं क्योंकि ईश्वर मेरे साथ हैं। मैं स्वतंत्रता की लड़ाई अकेले ही लड़ूंगा, चाहे भारत के लोग हमारा साथ दे या ना दे। किसका कहना था? महात्मा गांधी का। लिखे कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग करके कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि देश हमारा है, राज्य हमारा है। आप कौन होते हैं यहाँ शासन करने वाले?
और गांधी जी बोले मैं कांग्रेस को पूरा समर्थन देने का वचन दिया है, अर्थात पूर्ण स्वराज के मांग के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस करेगी या मरेगी। तो उन्होंने एक नारा दिया न, क्या क्या नारा दिया उन्होंने, करो या मरो। तो यह नारा किसका नारा था, महात्मा गांधी का था। किस आंदोलन में दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति, क्योंकि अगस्त के महीने में हुआ था, अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं, पूछ देगा किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो जवाब देंगे भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की यह अंतिम महान लड़ाई थी, जिसने क्या किया, ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। और महात्मा गांधी ने कहा मैं आपको एक मंत्र देता हूं, या तो कर लो या तो मर जाओ, या तो आजादी को प्राप्त करो या तो शहादत को प्राप्त करो। लिखे हैं कि जिसका अर्थ था भारत की जनता अपनी देश की आजादी के लिए हर ढंग से प्रयास करे, बस इस बात का ध्यान रखे कि आंदोलन गुप्त हो और हिंसात्मक ना हो, अर्थात और हिंसा का हम सहयोग लें। लेकिन आंदोलन के दूसरे दिन ही कांग्रेस के जो सभी बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है, ताकि जो है देश में आंदोलन थम सके। लेकिन गिरफ्तारी का समाचार से जनता में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हड़ताल का प्रदर्शन होता है। लेकिन वकील, अध्यापक सहित सभी सरकारी लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सरकार के दमनचक्र रवैया के विरोध में लगभग 250 रेलवे स्टेशन, 500 डाक खाना को क्या किया जाता है, जला दिया जाता है, और 150 जो स्थानों पर हमला कर उसको क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। लिखे हैं कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी गांधी जी ने उपवास की घोषणा कर दी और 10 फरवरी 1943 ईस्वी को पुणे में 21 दिन का उपवास रखा। गांधी जी के उपवास से जनता में आक्रोश छा गया। जो भारतीय जनता थे, जो गांधी जी के समर्थक थे, वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तीव्र आंदोलन पे आ गए। लिखे हैं महात्मा गांधी को नजरबंद रखा गया, और कहां रखा गया था, आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहां रखा गया था, आगा खां पैलेस में, क्योंकि अंग्रेज को पता था यदि गांधी जी उस समय जनता के सामने आ जाएंगे तो उस समय संभालना बड़ा मुश्किल होगा हालात को। लेकिन नजरबंद रखा गया था। उन्हें छोड़ने के लिए भारतीय आंदोलनकारी जनता निरंतर यानी लगातार अंग्रेजी सरकार पर दबाव बना रही थी कि गांधी जी को छोड़ा जाए। अंग्रेजी सरकार भी अपने फैसले पर अडिग थी। ब्रिटिश तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहना था कि जब दुनिया में हम सब और जीत रहे हैं, जब दुनिया में हर तरफ हमारा परचम लहरा रहा है, तो ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं, जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। 21 दिन के उपवास के बाद गांधी जी की हालत काफी बिगड़ गई। अंग्रेजी सरकार को डर था कहीं गांधी जी मर गए तो बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अतः अंग्रेजी सरकार ने मजबूर होकर 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को छोड़ दिया। अंततः हम बात कर रहे हैं 15 मार्च 1946 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली का बात करिए। लॉर्ड एटली ने क्या किया, घोषणा किया, जिसका हम लोगों को काफी लंबे अरसे से इंतजार था। 200 वर्षों से हम इसका इंतजार कर रहे थे। सम्राट की सरकार ने निर्णय किया है कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाए। कब घोषणा हुआ, 15 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ। किसने किया, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने किया था। लिखे हैं कि भारत को यह निर्णय करने का अधिकार होगा कि वह राष्ट्रमंडल से अलग होना चाहता है या नहीं होना चाहता है। उन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यकों के हितों को भी इसमें पूरा ध्यान में रखा जाएगा, परंतु जो बहुसंख्यक हैं उसके जो विकास पर भी विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि 3 मंत्रियों को भारत भेज रहे हैं जो समस्या का अध्ययन करेगी और हल निकालेंगे। इस तरह के घोषणा के आधार पर 24 मार्च 1946 ईस्वी, बच्चा तारीख को याद रखना, 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया, और इस शिष्टमंडल के जो 3 सदस्य थे वो थे स्टोफर्ड क्रिप्स जो थे वो अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, एक थे पैट्रिक लॉरेंस जो उस समय भारत के सचिव थे, और एक थे एवी अलेक्जेंडर
जो नौसेना मंत्री थे। ये तीनों को भेजा गया किस लिए? कि भारत में जो भी समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए। इस प्रतिनिधि मंडल को कैबिनेट मिशन के नाम से हम लोग जानते हैं और इस मंडल की जो प्रमुख सिफारिशें थी वो निम्न थी। तो देखिएगा जो हम पहला पॉइंट लिखे हैं, पहला पॉइंट में लिखे हैं कि एक भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जो विदेशी रक्षा तथा यातायात की देखभाल करेगी। तो पहला पॉइंट में क्या था? पहला पॉइंट में है कि एक भारतीय संघ यानी संघ मतलब समूह, संगठन स्थापित किया जाएगा जो विदेश रक्षा हो या यातायात हो उससे संबंधित देखभाल करेगा। और दूसरा क्या था? दूसरा था संघ में जो देशी राज्य है या ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की एक कार्यपालिका होगी। किसी सांप्रदायिक समस्या पर दोनों बड़े दलों से अलग अलग बहुमत होगा और बहुमत के आधार पर निर्णय होगा। और हमारा जो तीसरा है वो तीसरा है कि प्रांतों को संघीय विषयों को छोड़कर सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्तता होगी। मतलब वह स्वायत्त शासी यानी कि वो खुद अपना निर्णय लेने में सक्षम होंगे। चौथा देखिएगा, चौथा लिखे हैं कि जो भारतीय प्रांतों को 3 खंडों में विभाजित करना। खंड अ में किसको रखा? खंड अ के समूह में मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा को रखा गया। देखिएगा खंड ए में किसको किसको रखा? तो खंड ए के समूह में मद्रास को, मुंबई को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को, मध्य प्रदेश को और उड़ीसा को रखा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कि खंड ब में किसको किसको रखा। लिखे हैं कि खंड ब के समूह में पंजाब का सीमा प्रांत इलाका, सिंध हो गया और खंड सौ में के समूह में बंगाल और असम को रखा। इसको ध्यान में रखेंगे। आगे लिखे हैं कि संघ तथा इन समूहों के संविधान में एक धारा ऐसी होगी जिसके अनुसार किसी भी प्रांत को संविधान की धाराओं पर पुनर्विचार, पुनर्विचार मतलब क्या था? फिर से विचार करने का अधिकार होगा। यानी कि जो संघ के जो सदस्य होंगे, सदस्य राज्य होंगे, उनको किसी भी संवैधानिक कानून पर दोबारा से विचार करने का पूरा अधिकार प्राप्त होगा और यह अधिकार पहले 10 वर्ष के लिए, फिर प्रत्येक 10 वर्ष के बाद पुनः उनको प्राप्त होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे लिखे हैं जो रियासत होगा, जो देशी रियासत होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। लिखे हैं कि रियासतों को यह अधिकार होगा, रियासतों को यह अधिकार होगा कि वह जिन विषयों को चाहे उन्हें संघ को दें और जिसको नहीं चाहे वह स्वयं रखें। जो ही लिखे हैं कि जो कि संविधान अस्तित्व में आएगा, जो भी संविधान अस्तित्व में आएगा, ब्रिटिश सर्वोच्च क्या लिखेंगे, ब्रिटिश का जो उस समय जो दबदबा था उसको समाप्त हो जाएगा और भारतीय संविधान लागू हो जाएगा। लिखे हैं कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या के लिए एक प्रतिनिधि चुने जाने का निर्णय लिया गया और लिखे कि विधान सभाओं में सिख और मुसलमान संप्रदाय को भी अपनी जनसंख्या के आधार पर सदस्य भेजने का पूरा अधिकार दिया गया। लिखे हैं कि आगे लिखे हैं कि मुख्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मिलकर एक अंतरिम यानी अंतिम सरकार बनेगी जिसमें 4 सदस्य होंगे। ये सभी उसके अंदर शामिल था। आगे देखते हैं, लिखे हैं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने क्या किया? तो कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया और उसके तहत जो भी टर्म एंड कंडीशन था वो आप लोग अभी तुरंत देखें। लिखे हैं कि 22 जून 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन वापस कहां चला गया? इंग्लैंड चला गया। तो यह भी आपको कई बार पूछता है कि कैबिनेट मिशन वापस इंग्लैंड कब गया? तो जवाब हो जाएगा 22 जून 1946 ईस्वी को। लिखे हैं सन 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ और कांग्रेस को कुल 296 में लिखे हैं कांग्रेस को कुल 296 में 201 पर
और मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर विजय मिली। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे जब हमारे लिए जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय जो चुनाव हुआ था कुल 296 सीटों पर हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 201 सीट मिला और 73 सीट पर मुस्लिम लीग विजयी हुआ, बाकी अन्य को गया। लिखे हैं कि मुस्लिम लीग की यह हार जो है बहुत बड़ी हार थी और मुस्लिम लीग इससे बौखला गई और पाकिस्तान ना बनाने पर सीधी हिंसात्मक कार्रवाई करने की धमकी दे दी। मुस्लिम लीग को लगा कि मुसलमानों का जो वर्चस्व है ऐसे में खतरे में आ जाएगा, या जिन्ना जो महत्वाकांक्षी थे उनको लगा कि उनका जो दबदबा है वो समाप्त हो जाएगा, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट धमकी दिया कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान के अलावा और कुछ मान्य नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि जिन्ना ने इसमें दलील दिया था कि हिंदू और मुसलमान दोनों क्या हैं, दोनों अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं? तो उन्होंने इसके पीछे दिया था कि दोनों आपस में वैवाहिक संबंध नहीं बनाते, दोनों का खान पान रहन सहन का तौर तरीका अलग है, रीति रिवाज अलग है न, और एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए दोनों एक नहीं हो सकते। लिखे हैं जिन्ना ने क्या कहा कि भारत को बांट दो और यहां से चले जाओ, अर्थात जो पाकिस्तान से जो भी हिंदू हैं वो अपने देश यानी हिंदुस्तान को चले जाएं और जो लोग पाकिस्तान में हैं वो केवल इस्लाम वाले रहेंगे। लिखे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी, ध्यान रखिएगा, लिखे हैं कि 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सरकार बनाने का फैसला किया। जिन्ना ने भी 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई की घोषणा कर दी। मतलब जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि 16 अगस्त 1946 को कांग्रेस सत्ता में आ जाए, न कांग्रेस का वर्चस्व वहां पे प्रारंभ हो जाए, लेकिन जिन्ना ने धमकी दिया। जिन्ना को लगा कि जैसा यदि ऐसा हो जाएगा तो बंटवारा तो संभव है नहीं, तब उन्होंने डायरेक्ट धमकी दिया कि आप यदि 16 अगस्त को यदि ऐसा करिएगा 1946 को तो उसी दिन हम भी सीधी कार्रवाई यानी हिंसात्मक कार्रवाई करेंगे, यानी हमको अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप लिखे हैं कि मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, गढ़मुक्तेश्वर हो गया, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, नोआखाली हो गया, इन सब जगहों पर ढेर सारा हिंसात्मक कार्रवाई हुआ न, हिंदू मुस्लिम में दंगे हुए और दंगे में भीषण नरसंहार हुआ, साथ ही साथ बलात्कार हो गया, धर्म परिवर्तन हो गया, आगजनी हो गया, लूट मार हो गया, इस तरह की घटनाएं घटित होने लगी। और इन सभी घटनाओं का एकमात्र उद्देश्य था कि जिन्ना का था कि जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे उनका कहना था अब बस एक ही चीज चाहिए, वो है अलग देश पाकिस्तान, मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान। इसके लिए वह कुछ भी करने को गुजर सकते थे। लिखे हैं कि हजारों लोगों को मारा गया और 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने लिखे हैं कि राष्ट्रीय सरकार बनाई, यानी देश में अपनी सरकार कायम कर ली और मुस्लिम लीग की जिद से कैबिनेट मिशन योजना को क्या हो गया, असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गई। अर्थात यहाँ पे जो है यह आपको पूछा जा सकता है कि कांग्रेस जो है पूर्ण रूपेण अपना सरकार कब बनाई थी, वह हमारा क्या था, तो वह हमारा था 2 सितंबर 1946। उस समय जो है हम लोग जो आजादी मिला हमको, वो आजादी हम लोगों को मिला था 15 अगस्त 1947 को। अभी उससे पहले जो कांग्रेस क्या की, अपना जो दबदबा है, जो वर्चस्व है वो स्थापित कर ली और भारत का नेतृत्व करने के लिए पूर्ण रूप से आगे आ चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखे हैं कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में सुलह होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि कांग्रेस विभाजन को तैयार नहीं था और मुस्लिम लीग को विभाजन के अलावा कुछ मंजूरी नहीं था। यहाँ वर्चस्व की लड़ाई थी। जिन्ना अपने वर्चस्व पर जो है वो अड़े हुए थे कि नहीं, उनको चाहिए। लिखे हैं कि 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने घोषणा किया। क्या घोषणा किया? कि जिसने भारत को ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को भी चकित कर दिया। और इस ऐतिहासिक घोषणा में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 ईस्वी तक
लिखे हैं कि उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में शक्ति सौंप देने का कार्य संपन्न कर देगी। अर्थात उन्होंने कहा कि जून 1948 तक हम जो है जो भारतीयों को उनका शासन सौंप देंगे। लिखे हैं कि इस घोषणा को जो कार्य प्रभावी रूप से लाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने मार्च 1947 ईस्वी में वायसराय पद पर भारत भेजा गया। तो यह भी सवाल पूछता है कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय कब बने थे? तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा? मार्च 1947 ईस्वी में। लिखे हैं इस घोषणा से मोहम्मद अली जिन्ना को हट को और बल मिल गया और वह जिद पर अड़ गए कि नहीं, अब पाकिस्तान के अलावा और कुछ मंजूर नहीं होगा। लिखे हैं कि माउंटबेटन बोले, जो भारत के वायसराय थे, माउंटबेटन के अनुसार स्थिति अत्यंत विस्फोटक थी जो कभी भी भयंकर हिंसात्मक रूप ले सकती थी। लिखे हैं कि माउंटबेटन ने महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं से विचार विमर्श किया और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल से आग्रह किया कि वे पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लें। यह आग्रह किसने किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया, जो उस समय भारत के वायसराय के पद पर थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी से यह निवेदन किया कि आप पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लें, जिन्ना की मांग को स्वीकार कर लें, उनको एक अलग देश पाकिस्तान दे दें। लेकिन महात्मा गांधी इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा चाहे सारा भारत जल जाए लेकिन पाकिस्तान नहीं बनेगा, पाकिस्तान मेरे मृत शरीर पर ही बनेगा। अर्थात यदि पाकिस्तान बना तो मैं अपने आप को क्या कर लूंगा? तो मैं अपने आप को समाप्त कर लूंगा, और यदि आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो मुझे मार दें, यह तभी संभव है। लिखे हैं कि अंततः 3 जून 1947 ईस्वी, याद रखना तारीख को, 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग अधिराज्यों की घोषणा कर दी। मतलब दोनों को बांटने का घोषणा कर लिया। तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन का जो घोषणा हुआ था आधिकारिक रूप से कब हुआ था? तो 3 जून 1947 ईस्वी को हुआ था। याद रखेंगे इस तारीख को। लिखे अंग्रेजों द्वारा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत छोड़ने का जो निश्चय था उसको उन्होंने पूरा किया और भारत छोड़कर चले गए। लिखे इस तरह भारत ने स्वतंत्रता की और अंतिम कदम अपना उठाया और माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 16 जुलाई को एक एक्ट यानी कानून पारित किया, जिसे ब्रिटिश सम्राट ने 18 जुलाई को अपनी स्वीकृति दे दी और इससे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा जाता है। यानी कि पूर्ण रूप से उसको अंतिम मोहर लग गया और भारत को आजादी मिल गई। इस अधिनियम के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो राज्यों का निर्माण हो गया। लिखे हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। लिखे हैं कि माउंटबेटन ने कराची जाकर पाकिस्तान संविधान सभा को सौंपा और दिल्ली जाकर भारतीय संविधान सभा को सत्ता सौंपी। मतलब वो पाकिस्तान का जो नेतृत्व का था, जो जिम्मा था, वो पाकिस्तान जाकर के, कराची जाकर के उन्होंने पाकिस्तान संविधान सभा को दिया कि भाई आप अपने लिए अपना संविधान बनाइए, और फिर दिल्ली आकर के जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में संविधान सभा का निर्माण हुआ था उसको सौंपा गया कि भाई आप अपना संविधान खुद बना लीजिए। संविधान जैसा कि आप जानते हैं, सम मतलब बराबर, विधान मतलब नियम या कानून। ऐसा नियम या कानून जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत रहने वाले सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है, उसी का लिखित और अलिखित रूप हमारा संविधान कहलाता है। तो जो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल था उसमें जो कानून बनाना था उसके लिए जो है संविधान सभा का गठन किया गया। देखिए इस तरह स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भारत का क्या हो गया? विभाजन हो गया। विभाजन हो गया मतलब भारत का बंटवारा हो गया। लिखे हैं बच्चा कि 15 अगस्त 1947 के दिन, 15 अगस्त 1947 के दिन हम लोग किस रूप में 15 अगस्त को मनाते हैं भाई? स्वतंत्रता दिवस। स्व मतलब खुद का, तंत्र मतलब सिस्टम, मतलब हम अपने सिस्टम में आ गए, यानी कि हम आजाद हो चुके थे।
लिखे हैं कि 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय जनता के लिए खुशी का दिन था, लेकिन दूसरी ओर जो हत्या हो रहा था, जो तांडव चल रहा था, जो हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, चारों तरफ लाश के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। बूढ़े हो, जवान हो, बच्चा हो और औरत हो, उन पर जो अत्याचार हो रहा था, जो ट्रेन में लाशें काट काट कर भर भर कर उनको भेजा जा रहा था, लोग अपने घर बार, कई सारे लोग अपने घर बार छोड़ करके एक दूसरी जगह जो भागे थे, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए न, लोगों का सब कुछ छिन गया था, स्त्रियों का सम्मान को ठेस पहुंचाया गया, बलात्कार जैसी घटनाओं का अंजाम दिया गया। इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने रक्तपात हुआ कि अदला बदली का जो उदाहरण, ऐसा उदाहरण संसार में तुमको कहीं नहीं मिलेगा कि जो हिंदू लोग पाकिस्तान में थे, जो हिंदुस्तान आए, या जो हिंदुस्तान में जो हमारे मुस्लिम भाई वहां जाना चाहते थे, इस दरमियान जो आपसी नफरत है, इतना जो खून बहा, इतना जो अदला बदली हुआ, दुनिया में और ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो उस समय हुआ था। लिखे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में महात्मा गांधी जी का अत्यधिक योगदान है। उन्हें संपूर्ण भारत की जनता के अंदर देश के लिए समर्पण की भावना पैदा करने के लिए, जिससे प्रभावित होकर जो भारतीय जनता गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चले और आजादी को प्राप्त किए। न लिखे हैं कि गांधी जी जीवन भर हिंसा को अपने से दूर करते रहे और अहिंसा के पथ पर चलते रहे, अहिंसा धर्म का पालन करते रहे। लिखे हैं गांधी जी का जो सबसे बड़ा शस्त्र था वो क्या था? वो अहिंसा था। और मतलब नहीं, हिंसा मतलब चोट पहुंचाना। लिखे हैं कि जिसके आगे अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आगे हम लोग चलते हैं और आगे जो हमारा जो टॉपिक है वो है महात्मा गांधी की हत्या। बच्चा ध्यान से देखना, यहां से कई सारा सवाल कंपटीशन में पूछा जाता है। लिखे हैं बिरला भवन, याद रखना कहां पे बच्चा? बिरला भवन, जहां गोली मारा गया था। लिखे हैं कि बिरला भवन में शाम के 5 बजे लगभग प्रार्थना होता था। लेकिन शाम के 5 बजे प्रतिदिन वहां प्रार्थना होता था, लेकिन गांधी जी सरदार पटेल के साथ मीटिंग में व्यस्त थे। और क्यों भी व्यस्त थे? क्योंकि सरदार पटेल को उस समय जो है प्रधानमंत्री का पद के लिए बाकी लोग ज्यादा योग्य मानते थे, लेकिन महात्मा गांधी का जो डायरेक्ट सपोर्ट था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को था। तो महात्मा गांधी जो है वो सरदार पटेल को इसी मुद्दे को लेकर समझा रहे थे, बता रहे थे, और सरदार पटेल जो है उनकी बातों को कभी नहीं काटते थे। तो इसी में वह व्यस्त थे। जो शाम 5 बजे प्रार्थना होना था वो ना हो सका और तकरीबन 5:15 यानी 5:20 हो चुका था। तब महात्मा गांधी को याद आया कि प्रार्थना के लिए देर हो रही है और 30 जनवरी 1948 ईस्वी, बच्चा दिन को याद रखना, 30 जनवरी 1948 ईस्वी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी की शाम जब बापू आभा और मनु के कंधों पर हाथ रखकर मंच की तरफ बढ़े तो उनके सामने कौन आ गया? नाथूराम गोडसे। कौन आ गया? नाथूराम गोडसे आ गया और उसने हाथ जोड़कर कहा, क्या कहा? नमस्ते बापू। नाथूराम गोडसे हाथ जोड़कर उसके सामने आ जाता है। महात्मा गांधी जो मनु और आभा के कंधों पर हाथ रखकर प्रार्थना के लिए जा रहे थे, जो ऑलरेडी लेट हो चुके थे, 5 बजे की जगह तकरीबन 5:20 का समय हो रहा था, और उसी समय नाथूराम विनायक गोडसे उसके सामने आते हैं और हाथ जोड़ते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और बोलते हैं नमस्ते बापू। लिखे हैं कि गांधी जी के साथ चल रही मनु ने कहा, क्या कहा? भैया सामने से हट जाओ, बापू को जाने दो, बापू को पहले ही देर हो चुकी है। लेकिन गोडसे के मन में, लेकिन गोडसे ने मनु को धक्का दे दिया और अपने हाथों में छुपा रखी छोटी सी बेरेट्टा पिस्टल, बच्चा याद रखना पिस्टल का नाम क्या था? बेरेट्टा पिस्टल। महात्मा गांधी को जिस पिस्टल से गोली मारा गया उसका क्या था भाई नाम? बेरेट्टा पिस्टल से गांधी जी के सीने पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। दो गोली बापू के शरीर से होती हुई निकल गई, जबकि एक गोली उनके शरीर में ही फंसी रह गई। मतलब कितना गोली चलाया गया था महात्मा गांधी पर, यह भी पूछा जाता है। तो कितना गोलियां दागा गया था? तो 3 गोलियां। कितना गोलियां दागा गया था? 3 गोलियां। इसको ध्यान में रखेंगे। लिखे हैं कि 78 साल के महात्मा गांधी का अंत हो चुका था। बिरला हाउस में
गांधी के शरीर को ढक कर रख दिया गया। जो जहां पे उसको गोली मारा गया वहीं पे उसके शरीर को ढक कर रखा गया। लेकिन जब उनके सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी वहां आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बापू के शरीर पर से कपड़ा को हटा दिया। और क्यों हटाया, तो यह एक संदेश था दुनिया के लिए, ताकि दुनिया शांति और अहिंसा के पुजारी के साथ जो हिंसा हुआ उसको देख सके, जो हमेशा जीवन भर शांति की पाठ पढ़ाते रहे, जो हमेशा जीवन भर अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहे, उनके साथ यह कैसा हिंसा हुआ लोग उनको देख सके। लिखे न्यायालय में नाथूराम गोडसे द्वारा दिए गए बयान के अनुसार जिस पिस्तौल से गांधी जी को निशाना बनाया गया वह भी उसने दिल्ली में एक शरणार्थी से खरीदा था। जो शरणार्थी जो बाहर से आए थे उन्हीं से उन्होंने यह पिस्टल खरीदा था। और यह वही पिस्टल है जिससे महात्मा गांधी को गोली मारा गया था। यहाँ छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ बेरेट्टा, यह बेरेट्टा पिस्टल है जिससे महात्मा गांधी को गोली मारा गया। और आप जैसा कि जानते हैं कि 3 गोली मारा गया, 2 गोली उनके शरीर में ही शरीर से आर पार हो जाता है और 1 गोली उनके शरीर में ही अटक जाता है। आगे हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी जी के विचार। लिखे हैं कि व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, मतलब व्यक्ति जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। महात्मा गांधी का मानना था कि व्यक्ति का जो विचार है वह उनको वैसा ही बनने के लिए मजबूर कर देता है, वैसा ही निर्माण कर देता है। लिखे वह जो सोचता है वही बन जाता है। अर्थात हमें अपना जो सोच है उसको बेहतर रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए, तभी हम जीवन में सकारात्मक हो पाएंगे। लिखे हैं कि अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखो। प्रयोजन मतलब कार्य, आप जो भी काम करते हैं उस पे पूर्ण विश्वास रखें और एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। अर्थात आप में वो क्षमता है कि कोई जो ईश्वर के घर से आते हैं उसमें कोई ऐसा विशेष गुण नहीं होता, सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन उसका आत्मविश्वास ही उसको महानता की ओर ले जाता है। आगे लिखे हैं उनका कहना था कि हमेशा जो है अपने विचार को, अपने शब्दों को और अपने कर्म को पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। अर्थात आप जो विचारें, जो सोचें, आप जो बोले, आप जो कार्य करें उसमें आपकी प्रतिबिंब झलकनी चाहिए, आपका सोच झलकना चाहिए, आपका दृढ़ विश्वास झलकना चाहिए। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें, किसी के प्रति गलत भावना ना रखें। यदि आप किसी को कोयला बांटेंगे तो हाथ में कालिक ही लगेगी, आप मेहंदी बांटेंगे तो हाथ जो है वो रंग बिरंगे ही चमकेगा, दमकेगा। लिखे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहने का अर्थ है आपका जो विचार है, आपके जो शब्द हैं, आपके जो कार्य हैं उसमें क्या होना चाहिए, आपका व्यक्तित्व झलकना चाहिए, आपकी सकारात्मक सोच झलकनी चाहिए। आगे लिखे हैं कि आंख के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। आंख दिखाना मतलब किसी को गुस्सा ना, यदि कोई आपको आंख दिखाए, कोई आपको जो है सामने से आकर के धमकाए, यदि आप भी ऐसा करेंगे तो विश्व अंधा बन जाएगा। अर्थात कभी भी सामंजस्य नहीं हो सकता है। यदि नम्रता से उसको बदला जा सकता है, यदि नम्रता से उस पे सामंजस्य को बैठाया जा सकता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि आप यदि 2 व्यक्ति में लड़ाई हो, एक यदि आपस में माफी मांग लेता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वह कायर है, इसका अर्थ ये है कि उसमें सहन शक्ति ज्यादा है, रिश्ते निभाने की क्षमता अत्यधिक है। लिखे हैं कि थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। आप रोज नया नया मोटिवेशन क्लास सुनते हैं, आप रोज किसी के बड़े बड़े सत्संग के यहाँ चले जाइए, वहां जाकर के दरबार में जाकर सत्संग को सुनिए या उपदेश को सुनते रहिए, उससे बेहतर है कुछ एक नया बदलाव अपने अंदर लाइए, थोड़ा सा अभ्यास अपने ऊपर कीजिए, अपने आप को बदलने का प्रयास करिए, तो जितना उपदेश है वह उससे बेहतर है। लिखे खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें तो आप भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करिए। आप चाहते हैं कि लोग जो है आपके साथ जो है क्या कहते हैं नम्रता से पेश आए, आप भी दूसरों के साथ नम्रता से पेश आइए। आप जो स्वयं के लिए चाहते हैं वही आप दूसरों के लिए बनिए। लिखे हैं कि विश्वास को हमेशा तर्क से तोलना चाहिए, जबकि विश्वास अंधा हो सकता है तो वह
मर जाता है, अर्थात विश्वास टूट जाता है। यदि आप किसी पर फैक्ट कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो उसको तर्क से तोलिए कि क्यों विश्वास करें। यदि विश्वास करें तभी आपको धोखा नहीं मिलेगा, नहीं तो आपको फिर बाद में वह विश्वास टूट जाता है। लिखे हैं कि पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, जब आप कुछ नया बदलाव करेंगे, जब आप कुछ बेहतर कर रहे होंगे, तो लोग आप पर ध्यान नहीं देंगे, हो ऐसे आता है जाता है। फिर वो आप पर हंसेंगे, थोड़ा सा और आप फेमस हो जाएंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएगा। लेकिन जब आप सक्सेस हो जाएंगे, फिर वो आपसे लड़ना चाहेंगे, और जब आप बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप विजयी प्राप्त होंगे, लोग आपसे अपना संबंध बताने लग जाता है। तो यह बहुत बड़ा उपदेश था जो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। तो आइए अब हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी जी के परिवार को। महात्मा गांधी जी का परिवार के विषय में यदि जानना है तो लिखे, गांधी जी अपने परिवार में सबसे छोटे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके दो बड़े भाई थे, एक लक्ष्मीदास और एक कृष्णदास। हमने आपको बताया था एक बड़ी बहन थी, नाम था रलियत। गांधी जी के चार बेटे थे, और चारों बेटे का नाम जी देखिएगा। जो सबसे बड़ा बेटा था उनका नाम है हरिलाल गांधी, उसके बाद मनीलाल गांधी, उसके बाद रामदास गांधी, और सबसे छोटे बेटे का नाम है देवदास गांधी। इसको ध्यान रखें, गांधी जी के कुल कितने संतान हुए? चार बेटे हुए। कौन कौन? हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। आप इनको जो है याद रखेंगे। आगे लिखाए हैं कि इन चार बेटों के 13 पोते पोतियां उनको हुए। लिखे, गांधी जी के परिवार में तकरीबन 154 वंशज आज 6 अलग अलग देशों में रह रहे हैं, जिसमें से कुछ उनके वंशज भारत में हैं, कुछ जो है दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, कुछ इंग्लैंड में हैं, कुछ कनाडा में हैं, कुछ अमेरिका में हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी गांधी जी के वंशज हैं, उनके पोती पोतियां। लिखे हैं कि आगे बढ़ते हैं, लिखे हैं कि इनमें से यदि बात किया जाए 154 में से 12 जो है चिकित्सक के पोस्ट पे हैं, 12 जो है प्रोफेसर के पोस्ट पर कार्यरत हैं, 4 इनके परिवार में इंजीनियर हैं, इनके 5 इंजीनियर हैं, 4 वकील हैं, 3 पत्रकार हैं, 2 आईएएस अफसर हैं, 1 वैज्ञानिक है और 1 चार्टर अकाउंटेंट है, 5 प्राइवेट कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत हैं। ये उनके परिवार का बैकग्राउंड है जो आपको जानना चाहिए। इस परिवार में 4 ऐसे लोग हैं जो पीएचडी होल्डर भी हैं। तो ये उनके परिवार का संक्षिप्त परिचय था आपके लिए। आते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पर। तो मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कई बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। लिखे हैं कि इनको, गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीति का बहुत ही अच्छा अनुभव था। वह हर बात की गहराई में जाकर उस पर विचार करते थे, बिना सोचे समझे कुछ भी महात्मा गांधी को उपदेश या गाइड नहीं करते थे, या स्वयं वो कुछ नहीं करते थे। इन्होंने ही महात्मा गांधी को कहा कि जैसे महात्मा गांधी 1915 में भारत आए, डायरेक्ट राजनीति माना चाहते थे, वो बोले नहीं, जब आप दक्षिण अफ्रीका में थे तब वहां केवल भारतीय थे, यहाँ केवल भारतीय नहीं है, यहाँ हिंदू है, यहाँ मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अलग अलग जो है जाति, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, पहले उनसे मिलिए। कुछ डरा हुआ है, कुछ के मन में आक्रोश है, कुछ उससे जो है बदला लेना चाहता है, पहले उनसे मिलिए। जो कि भारत की राजनीति के विषय में सही ज्ञान महात्मा गांधी को करवाया। तो भारत की राजनीति के विषय में किसने उनको अवगत करवाया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने करवाया। लिखे हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले का जो जन्म हुआ वो कब हुआ था? 9 मई 1866 ईस्वी को। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ? 9 मई 1866 को हुआ। कहां पे हुआ था भैया? महाराष्ट्र राज्य में एक जगह है, नाम है कोहट। क्या नाम है? कोहट। कोहट नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो पिताजी थे वो थे कृष्ण राव। क्या नाम था उनका? कृष्ण राव। और कृष्ण राव पेशे से क्या थे, मतलब वो क्या काम करते थे उनके पिताजी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के पिताजी पेशे से क्लर्क थे। फिर मैं आपको बता दूं संक्षिप्त परिचय। गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका जन्म 9 मई 1866 ईस्वी को महाराष्ट्र के कोहट नामक स्थान पे हुआ था, और उनके पिताजी का नाम कृष्ण राव था, जो पेशे से क्लर्क थे। गोपाल कृष्ण गोखले ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को भारतीय राजनीति से अवगत कराया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, हमने लिखा कि गोपाल कृष्ण गोखले
जी पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे और उनके अच्छे अंकों को देखकर सरकार उन्हें 20 रुपया की छात्रवृत्ति उस समय में दी थी और यह बहुत बड़ी रकम होती थी उस समय के लिए और जो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा उनको दिया गया था। लिखे वह भारतीय शिक्षा को विस्तार देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता था, उनके उत्थान के लिए कार्य किया जाता था और वह चाहते थे कि शिक्षा का जो प्रसार हो वो पूरे विश्व भर में हो। अब हम आते हैं महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु पर। तो महात्मा गांधी के जो आध्यात्मिक गुरु थे, महात्मा गांधी के जीवन में जिनका सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा वह था श्रीमद राजचंद्र जी का, जिसको रामचंद्र भी हम लोग कहते हैं। लिखे हैं इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी अपने जीवन में बहुत बदलाव का मुख्य कारण श्रीमद राजचंद्र जी को ही मानते हैं। श्रीमद राजचंद्र एक जैन कवि हैं। वो क्या है? एक जैन कवि हैं, दर्शन शास्त्र के ज्ञाता हैं, लिखे हैं स्कॉलर और परफॉर्मर थे। लिखे इनका जो जन्म हुआ वो गुजरात राज्य के मोरबी नामक स्थान पे हुआ था। 7 वर्ष की आयु में इन्होंने दावा किया था कि उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान है, उन्हें पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। किसको? श्रीमद राजचंद्र जी को। लिखे हैं इन्होंने मेमोरी रिटेंशन और रिकॉलेशन टेस्ट का प्रदर्शन किया था और पूरे विश्व में फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। इन्होंने आत्मसिद्धि नामक एक पुस्तक भी लिखी। लिखे हैं जो दार्शनिक कविता पर आधारित थी और यह किताब बहुत ही प्रसिद्ध हुई और इन्हीं का जो प्रभाव महात्मा गांधी के जो जीवन में व्यापक रूप से पड़ा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। यदि आध्यात्मिक गुरु पूछ दे तो वो कौन थे? श्रीमद राजचंद्र जी थे। ध्यान में इसको रखेंगे। तो एक नजर में हम लोग वापस से संक्षिप्त में देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं महात्मा गांधी के विषय में। और जैसा कि आप लोग काफी लंबे समय से वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हमने पूरा प्रयास किया कि महात्मा गांधी का संपूर्ण बायोग्राफी आपको बताया जाए और इस कड़ी में एक नजर लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि महात्मा गांधी का पूरा नाम, मुख्य बातें एक बार देख लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात, मृत्यु 30 जनवरी 1948, मृत्यु स्थान बिरला भवन जो नई दिल्ली में स्थित है। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, संतान हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। स्मारक राजघाट दिल्ली। योगदान भारत की स्वतंत्रता में और किस रूप से? तो अहिंसात्मक रूप से। आप सभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तहे दिल से अजीत प्रकाश आज आपको धन्यवाद देना चाहता है, जो आप इतना समय, इतना स्नेह, इतना प्यार आप हमको दिए। आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से जगह का नाम और आपके लिए यह वीडियो कितना फायदा कारक हुआ जरूर बताइएगा। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।